क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक ऐसी बाजी हार रहे हैं जिसके नियम आपको पता ही नहीं? क्या आप किसी इंसान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बस सर पटक रहे हैं और जवाब में आपको बस रूखापन, अनादर और नए-नए हेरफेर मिलते हैं? अगर हां, तो संभावना है कि आप किसी नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति से टकराए हैं और यकीनन आपसे कहा गया होगा, हदें तय करो, अपनी भावनाओं के बारे में बात करो, ईमानदार रहो। मनोवैज्ञानिक आपको दर्जनों सलाह देते हैं, लेकिन वे सबसे जरूरी बात बताना भूल जाते हैं कि ये सारे तरीके उस कबूतर के साथ शतरंज खेलने जैसा है, जो सारी मोहरें गिरा देगा, बोर्ड पर गंदगी फैलाएगा और उड़ जाएगा, सबको यह बताने के लिए कि उसने आपको कैसे हरा दिया। इस वीडियो में मैं नार्सिसिस्ट को हराने का वो एकमात्र तरीका बताने वाला हूं। ये कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि एक रणनीति है। एक ऐसा तरीका जो उसकी मुख्य शक्ति छीन लेता है और नियंत्रण आपको वापस दिलाता है। और ये वो चीज है जो आपको किसी आरामदायक काउंसलिंग रूम में नहीं बताई जाएगी, क्योंकि इस तरीके के लिए समझौता नहीं, बल्कि पूरी सोच बदलने की जरूरत होती है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि इस खेल में असल में कैसे जीता जाता है? तो अंत तक देखते रहिए। इससे पहले कि हम रणनीति पर जाएं, आइए एक सेकंड रुककर यह स्पष्ट कर लें कि हम किससे निपट रहे हैं। यह समझना बहुत जरूरी है। हम यहां सिर्फ ऊंचे आत्मसम्मान वाले या कभी-कभी स्वार्थी व्यवहार करने वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, या सीधे शब्दों में कहें तो इंसानी रूप में एक शिकारी की। यहां मुख्य शब्द है शिकारी। उसका मुख्य लक्ष्य प्यार या साझेदारी नहीं है, बल्कि संसाधन प्राप्त करना है। नार्सिसिस्टिक संसाधन है आपका ध्यान, आपकी भावनाएं, आपका दुख, आपकी खुशी, आपकी सफलताएं और आपकी असफलताएं। आपकी कोई भी तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया उसके लिए भोजन है। वह एक एनर्जी वैम्पायर की तरह आपकी जीवन शक्ति से पोषण लेता है। और सबसे भयानक भ्रम जिसमें पीड़ित पड़ जाते हैं, वह यह विश्वास है कि नार्सिसिस्ट के अंदर भी वही भावनात्मक दुनिया है जो उनके पास है, कि उसमें सहानुभूति, करुणा या पछतावे की क्षमता है। यह नहीं है। एक सोडा वेंडिंग मशीन की कल्पना करें। आप एक सिक्का डालते हैं जो आपकी भावना है, और आपको हेरफेर, मैनिपुलेशन का एक कैन मिलता है। आप अलग अलग सिक्के डाल सकते हैं, गुस्सा, आंसू, प्यार, मिन्नतें, लेकिन मशीन हमेशा वही देगी जिसके लिए वह प्रोग्राम की गई है। वह आपको जूस या कॉफी नहीं दे सकती। ठीक वैसे ही नार्सिसिस्ट आपको सहानुभूति या प्यार नहीं दे सकता। इस बात को समझना शून्य और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आप किसी सामान्य इंसान से नहीं, बल्कि एक फंक्शन, एक प्रोग्राम से निपट रहे हैं, जिसका काम सिर्फ संसाधन को सोखना है। और आप इस प्रोग्राम को केवल तभी हरा सकते हैं जब आप उसे काम करने के लिए ऊर्जा देना बंद कर दें। पूरी रणनीति इसी पर टिकी है। तो जिस तरीके को हम ब्लैक होल, काला छेद कह रहे हैं, उसका पहला और सबसे मौलिक सिद्धांत है भ्रमों का पूर्ण और संपूर्ण विनाश। आपको सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के या कोशिका स्तर तक एक कड़ीली डिछवी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी, सुनिए, कभी नहीं बदलेगा। वह न बेहतर होगा, न अपनी गलती मानेगा, न पछताएगा, और न ही आपको उस तरह से प्यार करेगा जिसके आप हकदार हैं। उसके सारे वादे, आंसू और कस्में, ये बस अपनी सप्लाई या संसाधन पाने के लिए रणनीति में बदलाव है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को फंसाने के लिए रोना या पश्चाताप का नाटक करना सीख ले। इससे उसका स्वभाव नहीं बदलता। मनोवैज्ञानिक अक्सर कपल्स थेरेपी, युगल चिकित्सा, बातचीत या समझौते की तलाश का सुझाव देते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट के मामले में यह एक जानलेवा जाल है। आप समस्या हल करने जाते हैं, और वह थेरेपिस्ट के रूप में एक नया सहयोगी और मैनिपुलेशन हेरफेर के लिए वाबिड नया सहायक के लिए बेहतर उपकरण पाने जाता है। वह विशेषज्ञ को प्रभावित करेगा, आपको एक सनकी और अस्थिर व्यक्ति के रूप में पेश करेगा, और फिर मनोविज्ञान के शब्दों का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करेगा। जब वह एक बार फिर
सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, तो आपसे कहेगा, तुम मुझे गैसलाइट कर रहे हो। इसीलिए आपका पहला काम है एक आंतरिक विदाई की रस्म करना, आशा को अलविदा कहना। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसे आपने शुरू में प्यार किया था या उसकी प्रशंसा की थी। अब उसे मानसिक रूप से दफना दीजिए, उसका शोक मनाइए, क्योंकि वह व्यक्ति कभी मौजूद ही नहीं था। वह एक मुखौटा था, एक डेमो वर्जन, जिसे विशेष रूप से आपको फंसाने के लिए बनाया गया था। जिसके साथ आप अभी रह रहे हैं, वही उसका असली रूप है, खाली, ठंडा और हमेशा भूखा रहने वाला। जब तक आप इस उम्मीद से चिपके रहेंगे कि वह खास इंसान वापस आएगा, तब तक आप कमजोर बने रहेंगे। जब भी उसे महसूस होगा कि आप दूर जा रहे हैं, आप उसके शुगर शो, आदर्श बनाने वाले द्वार के जाल में बार बार फंसेंगे। यह आपकी उम्मीद की बैटरी को चार्ज करने का उसका तरीका है, ताकि वह महीनों तक उससे ऊर्जा खींचता रहे। इसलिए अभी इस बात को एक अटल सत्य, अक्सियोम या भौतिकी के नियम की तरह स्वीकार करें। पानी गीला है, आसमान नीला है और नार्सिसिस्ट नहीं बदलेगा। यह निराशावाद नहीं है, यह यथार्थवाद है जो आपको आजाद करता है। यह शून्य बिंदु है जहां से आपकी जीत की यात्रा शुरू होती है। इस कदम के बिना बाकी सब बेकार है, क्योंकि आप झूठी उम्मीद के चलते लगातार एक कदम आगे और दो कदम पीछे होते रहेंगे। इस सच को मानना दर्दनाक है, जैसे बिना बेहोशी के सर्जरी कराना, लेकिन इसके बिना जख्म कभी नहीं भरेगा और लगातार आपके जीवन को झर देता रहेगा। वास्तविकता को स्वीकारने के बाद अगला कदम है अपनी बचाने वाले या उपचारक की भूमिका को पूरी तरह और बिना शर्त खत्म करना। यह सबसे आम जाल है जिसमें संवेदनशील एम्पैथेटिक लोग फंसते हैं, और अक्सर ये लोग ही नार्सिसिस्ट के शिकार बनते हैं। आपको लगता है कि आपका प्यार, आपका धैर्य, आपकी दयालुता उसकी घायल आत्मा को ठीक कर देगी। आप उसमें कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक छोटा नाराज बच्चा देखते हैं जिसे बस और प्यार की जरूरत है। यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है और नार्सिसिस्ट पर किया गया सबसे बड़ा एहसान। वह बद्धी कुशलता से आपके अंदर यह अपराध बोध और जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। वह अपने मुश्किल बचपन, अपनी उन पूर्व प्रेमिकाओं के बारे में बताएगा जो उसे समझ नहीं पाई, और इस क्रूर दुनिया के बारे में शिकायत करेगा। वह खुद को एक पीड़ित विक्टिम के रूप में पेश करेगा ताकि आप उसे बचाना चाहे। लेकिन यह समझिए, आप उस व्यक्ति को नहीं बचा सकते जो खुद डूब रहा है और साथ ही आपको भी पूरी ताकत से खींचकर नीचे ले जा रहा है। आपकी सहानुभूति उसके लिए कोई दवा नहीं है, बल्कि यह उसका पसंदीदा भोजन है। हर बार जब आप उसके काल्पनिक या बढ़ा चढ़ाकर बताए गए दुखों के लिए सहानुभूति दिखाते हैं, तो आप अपना संसाधन, रिसोर्स उसे दे देते हैं। आप एक अथाह बैरल को अपने जीवन जल से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पानी तुरंत बह जाता है। बैरल उतना ही खाली रह जाता है और आप पूरी तरह से थकी हुई, एग्जॉस्टेड रह जाती है। जरा कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर मरीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और मरीज दवा लेने के बजाय उसी दवा से जहर बनाकर डॉक्टर को ही पिला रहा है। अजीब है ना? आपके रिश्ते में ठीक यही हो रहा है। आप उसके थेरेपिस्ट नहीं है, आप उसके माता पिता नहीं है, आप उसके रक्षक नहीं है, आप उसके पोषण का स्रोत, सप्लाई है। आपका काम है इस बिना वेतन वाली और विनाशकारी नौकरी से इस्तीफा देना। इसके लिए सोच में एक मौलिक बदलाव, रैडिकल शिफ्ट लाना होगा। मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूं के बजाय आपका मुख्य प्रश्न यह होना चाहिए, मैं अपनी मदद कैसे कर सकती हूं? अपनी करुणा, कंपैशन का केंद्र उससे हटाकर खुद पर लाइए। आईने में उस इंसान को देखिए जिसे आपने किसी और को बचाने के भ्रम में धोखा दिया है। अपनी थकी हुई आंखों को देखिए, अपने बुझ चुके सपनों को देखिए। असल में इसी व्यक्ति को बचाने की जरूरत है। इसी को आपके प्यार और देखभाल की जरूरत है। नार्सिसिस्ट आपके बिना भी जीवित रह लेगा। वह बस कोई दूसरा स्रोत ढूंढ लेगा। वह मच्छर की तरह है, जैसे ही उसे पता चलेगा कि यहां अब खून नहीं बचा है, वह दूसरी शिकार ढूंढने उड्डीच जाएगा। लेकिन आप खुद के बिना जीवित नहीं रह पाएंगी। इसलिए उसे समझने,
उसकी स्थिति में खुद को रखने या उसे माफ करने की कोई भी कोशिश बंद कर दीजिए। यह शिकारियों के साथ काम नहीं करता है। आप भूखे बाघ को समझने की कोशिश नहीं करती है, आप अपनी जान बचाती हैं। यहां भी वही सिद्धांत लागू होता है। बचाने वाले की भूमिका को खत्म करना आपके लिए सर्वोच्च आत्म प्रेम का कार्य है और आजादी की ओर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ब्लैक होल। ब्लैक होल तरीके का तीसरा आधार जिस पर यह टिका है वह है सूचना आहार, इंफॉर्मेशन डाइट। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति, नार्सिसिस्ट, अपनी सारी शक्ति जानकारी के दम पर बनाता है। वह एक मकड़ी की तरह है जो आपके राज्यों, डर, इच्छाओं और कमजोरियों से जाल बुनता है। आप उसे जो कुछ भी बताते हैं उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ जरूरत की शय किया जाएगा। यह शायद किया जाएगा नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से किया जाएगा। याद करें, कितनी बार निकटता के पलों में बताए गए आपके अपने ही राज झगड़े के दौरान कड़वे ताने बनकर आपके सामने आ खड़े हुए हैं। आपकी बाहरी रूप रंग की असुरक्षा, काम को लेकर आपके डर, माता पिता के साथ आपके रिश्ते की समस्याएं, ये सब उसके लिए समर्थन का कारण नहीं, बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक हथियार के लिए गोलियां, एम्यूनिशन है। इसलिए आपको तुरंत ये चैनल बंद कर देना चाहिए। उसके लिए एक सूचना निर्वात, इंफॉर्मेशनल वैक्यूम बन जाइए। यह ग्रे रॉक तकनीक का ही एक उन्नत रूप है। लेकिन ग्रे रॉक को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सिर्फ उबाऊ बनने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी तथ्य बताते रहते हैं। आपका दिन कैसा था? ठीक था, काम पर था, फिर दुकान गया। यहां तक कि यह जानकारी भी उस आत्ममुग्ध व्यक्ति के लिए एक संसाधन है। उसे पता चला कि आप काम पर थे, आप दुकान गए थे। वह इसमें कमी खोज सकता है। इतनी देर क्यों हुई? क्या खरीदा? किससे बात की? आपका काम ग्रे रॉक नहीं, बल्कि एक ब्लैक होल बनना है जो जानकारी को सोख लेता है, लेकिन बदले में कुछ भी बाहर नहीं छोड़ता। हर सवाल का जवाब ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट और भावना रहित तरीके से दें। कैसे हो? बस ठीक ठाक। नया क्या है? कुछ खास नहीं। क्या सोच रहे हो? बस यूं ही। आपके जवाब बंद गली जैसे होने चाहिए। वे बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कोई रास्ता या सुराग नहीं छोड़ने चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत जानकारी पर लागू होता है, बल्कि आपकी राय पर भी। आत्ममुग्ध व्यक्ति से बहस करना बंद करें। अपनी बात सही साबित करना बंद करें। यह पूरी तरह से व्यर्थ है। उसका उद्देश्य सच्चाई खोजना नहीं, बल्कि आपको भावनात्मक रूप से उत्तेजित करना है। जब आप बहस करते हैं, तो आप उसे वही देते हैं जो वह चाहता है, आपकी ऊर्जा। इसके बजाय सहमत हो जाओ और भूल जाओ तकनीक का इस्तेमाल करें। क्या तुम्हें लगता है कि पृथ्वी छपटी है? हो सकता है कुछ सच्चाई हो इसमें। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर बात में सही हूं? यह तुम्हारा एक दिलचस्प नजरिया है। और बस, कोई आगे की बात नहीं, कोई भागीदारी नहीं। आप ऐसे हैं जैसे कोई वन मैन शो थिएटर में किसी अभिनेता को देख रहा हो। वह चिल्ला सकता है, रो सकता है, दोष लगा सकता है, लेकिन आप महज एक दर्शक है जो स्टेज पर कूदकर प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेगा। शुरू में इससे उसे भयंकर गुस्सा आएगा। वह आपके कवच को तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको और भी ज्यादा उकसाएगा। इसे विलुप्त होने का अंतिम क्रोध, एक्सटिंक्शन बर्स्ट, कहा जाता है। यह एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि यह तरीका काम कर रहा है और वह घबरा रहा है क्योंकि उसे उसका भोजन नहीं मिल रहा है। आपका काम है इस तूफान को सहना और एक अभेद्य ब्लैक होल बने रहना। यह मुश्किल है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। रणनीति का चौथा और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है भावनात्मक अलगाव, यानी इमोशनल डिटैचमेंट। नार्सिसिस्ट आपकी भावनाओं से खेलने का माहिर खिलाड़ी है। आपकी कमजोर नसों को वह आपसे बेहतर जानता है। वह सोच समझकर आपको अपराध बोध, गिल्ट, शर्म, डर और कर्तव्य के एहसास से दबाता रहेगा। वह आप में जलन पैदा करेगा और फिर आप पर ही अविश्वास का दोष लगाएगा। वह आपको गुस्सा दिलाएगा और फिर दुनिया के सामने आपको पागल या बेकाबू साबित कर देगा। आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया उसके लिए उसकी ताकत और महत्व की पुष्टि है।
यह उसके लिए जैकपॉट या लॉटरी जीतने जैसा है। अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको उससे यह जीत छीन लेनी होगी। आपको उसके लिए भावनात्मक रूप से दिवालिया, बैंकक्रप्ट बनना होगा। इसे कैसे हासिल किया जाए? अपनी भावनाओं को जागरूक रूप से देखने की प्रैक्टिस करके। कल्पना कीजिए कि आपकी भावनाएं आप खुद नहीं हैं, बल्कि यह आपके अंदर का मौसम है। जैसे अभी उदासी की बारिश हो रही है, अब गुस्से की हवा चल रही है। आप बारिश या हवा को रोकने की कोशिश नहीं करते। आप बस रेनकोट पहनकर और छाता लेकर उन्हें देखते हैं। इस तकनीक को भावनाओं का संयोजना या कंटेनमेंट कहते हैं। जब नार्सिसिस्ट कुछ चोट पहुंचाने वाली बात कहता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है दर्द, गुस्सा और अपना बचाव करने की चाह। इस भावना को दबाइए मत, इसे स्वीकार कीजिए। मन ही मन में खुद से कहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इसके शब्द अन्यायपूर्ण, अनफेयर है। और फिर इस दर्द को उस पर निकालने की जगह आप इसे एक काल्पनिक कंटेनर में रख देते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं इस भावना से तब निपटूंगी जब मैं अकेली और सुरक्षित होंगी। अभी मेरा मकसद है उसे कोई प्रतिक्रिया या रिसोर्स न देना। और बाहर से आप पूरी तरह शांत रहते हैं। आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं, आपकी आवाज एकदम संतुलित। यह नार्सिसिस्ट को पागल कर देता है। वह सारे बटन दबाता है, लेकिन रिमोट पर एक भी बत्ती नहीं जलती। उसे कोई फीडबैक नहीं मिलता। उसके लिए यह दीवार से बात करने जैसा है। एक और बहुत असरदार तरीका है बाहर से देखने की तकनीक। जब वह आप पर भावनात्मक हमला करता है, तो कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। यह शेर नार्सिसिस्ट एक हिरन आप पर हमला कर रहा है, लेकिन आप वह हिरन नहीं है। आप तो कैमरे वाले हैं जो दूर से शूट कर रहा है। आप दिलचस्पी से देखते हैं, ओह, यह कितने दिलचस्प तरीके से इस हेरा फेरी का इस्तेमाल कर रहा है। अब यह अपराध बोध दिलाने की कोशिश कर रहा है। यह तो क्लासिक दाव है। यह अप्रोच तुरंत भावनात्मक तनाव को कम कर देती है और इस त्रासदी को मजाक में बदल देती है। आप भागीदार रहने के बजाय एक शोधकर्ता बन जाते हैं। याद रखिए, आपकी भावनाएं सिर्फ आपकी हैं। आप उन्हें उस व्यक्ति के साथ बांटने के लिए मजबूर नहीं हैं जो उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ हथियार की तरह करता है। भावनात्मक अलगाव आपकी ढाल है, और आपकी ढाल जितनी मजबूत होगी, उतनी ही जल्दी वह शिकारी समझ जाएगा कि यहां शिकार खत्म हो चुका है। पांचवा कदम है अपनी बाहरी दुनिया को बनाना और उसे मजबूत करना। एक नार्सिसिस्ट हमेशा सब कुछ पर पूर्ण नियंत्रण, टोटल कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि आप एक ऐसे वैक्यूम में जिए जहां जानकारी, राय, भावनाएं और जीवन के मायने सब कुछ सिर्फ उसी से आए। वह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपके रिश्ते योजनाबद्ध तरीके से खत्म कर देगा। वह आपके शौक, रुचियों और आपके काम का महत्व कम करेगा। जो भी चीज आपको स्वतंत्र और मजबूत बनाती है, वही उसके लिए खतरा है, क्योंकि यह आपके लिए शक्ति, रिसोर्स और आत्मसम्मान का एक वैकल्पिक स्रोत बन जाती है। वह चाहता है कि आपका आत्मसम्मान पूरी तरह से उसी की हां या ना पर टिका रहे। इसलिए आपका काम इसके ठीक विपरीत करना है। आपको सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से अपनी जिंदगी उसके नियंत्रण से बाहर बनानी होगी। यह आपका गुप्त बगीचा, सीक्रेट गार्डन है, जहां उसकी कोई पहुंच नहीं है। शुरुआत छोटे कदमों से करें। किसी पुरानी सहेली से फिर से संपर्क बनाएं, जिससे आप लंबे समय से नहीं मिली है। उन क्लासेस को ज्वाइन करें जिनका सपना आपने हमेशा देखा है, चाहे वो योगा हो, पेंटिंग हो या कोई विदेशी भाषा। कोई ऐसा शौक खोजे जो आपको खुशी दे और जिसका उससे कोई लेना देना ना हो। ये कुछ भी हो सकता है, पार्क में अकेले घूमना, किताबें पढ़ना या स्वयं सेवा, वॉलंटियरिंग करना। मुख्य बात यह है कि यह पूरी तरह से आपकी अपनी जगह हो। शुरुआत में नार्सिसिस्ट इसमें जरूर रुकावट डालेगा। वह आपके इन शौकों को महत्वहीन बताएगा, जैसे यह क्या फालतू की चीजों में लग गई हो, या वह आपको दोषी महसूस कराएगा, तुम मेरे साथ रहने के बजाय इन पर समय क्यों बर्बाद कर रही हो। या फिर वह आपके बाहर जाने से ठीक पहले लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा। यहां जरूरी है
कि आप पिछले सभी कदमों को दोहराए, बहस में न पड़े, भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न दे और कोई जानकारी साझा न करे। हाँ प्यारे, तुम सही कह रहे हो, यह सब बकवास है। आप पूरी तरह से बेपरवाह होकर कहे और शांति से अपनी उस बकवास वाली जगह के लिए निकल जाए। आपका हर बाहर जाना, हर दोस्त से मिलना, खुद को दिया गया हर एक मिनट, आपकी स्वतंत्रता की दीवार की एक ईंट है। यह ऐसा है जैसे आप अंदर ही अंदर एक किला बना रही है, जबकि जेलर को लग रहा है कि आप अभी भी उसकी कोठरी में बंद है। इसके अलावा इससे आपको तथाकथित बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलती है। आपको उसकी अनुमति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपको अपनी अहमियत और सकारात्मक भावनाएं दूसरे स्रोतों से मिल रही होती है। आप देखती हैं कि दूसरे लोग आपकी कद्र करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और उन्हें आपके साथ रहना दिलचस्प लगता है। यह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके आत्मसम्मान को बहाल करता है, जिसे नार्सिसिस्ट इतने लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से नष्ट कर रहा था। बाहरी दुनिया का निर्माण समस्या से भागना नहीं है, यह भविष्य की जीत के लिए एक आधार तैयार करना है। यह निर्णायक कदम उठाने के लिए शक्ति और संसाधन जमा करना है। ब्लैक होल तरीके का छठा तत्व है भावनात्मक तटस्थता से मिररिंग, आईना दिखाना। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली उपकरण है, जिसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यह नर्सिसिस्ट को अस्थिर करने और उसके व्यवहार की बेतुकीपन दिखाने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि आप उसके शब्दों या कार्यों को बिना किसी भावनात्मक रंग के वापस दोहराते हैं। यह न व्यंग्य है, न मजाक, न ही निष्क्रिय आक्रामकता। यह बस एक सूखा तथ्यात्मक दोहराव है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई नर्सिसिस्ट गुस्से में चिल्लाता है, तुम मेरी कभी नहीं सुनते, तुम पूरी तरह स्वार्थी हो। जवाब में सफाई देने या पलटकर चिल्लाने के बजाय, नहीं, तुम मेरी नहीं सुनते, आप एक पल रुकते हैं, शांत, लगभग भावहीन आंखों से उसे देखते हैं और एक स्थिर आवाज में कहते हैं, मैं सुन रहा हूं कि तुम मुझे स्वार्थी मानते हो और यह मानते हो कि मैं तुम्हारी कभी नहीं सुनता, और फिर चुप हो जाते हैं। इस पल क्या होता है? सबसे पहले, आप उसे कोई भावनात्मक ऊर्जा नहीं देते, न डर, न गुस्सा, न नाराजगी। दूसरा, आप उसकी ही प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, उसे वापस कर देते हैं। आप इससे बहस नहीं करते, बल्कि बस यह तथ्य बताते हैं, तुम ऐसा मानते हो। यह उसे अपने ही शब्दों को बाहर से सुनने के लिए मजबूर करता है, और अक्सर यह उसे खुद ही अजीब लगता है। वह एक लड़ाई की उम्मीद कर रहा होता है, पर उसे मिलता है सिर्फ एक आईना। एक और उदाहरण, वह आपको किसी ऐसी चीज के लिए दोषी ठहराता है जो आपने नहीं की। चाबियां तुमने ही खोई है, मुझे पक्का याद है। बहस करने के बजाय आप शांति से कहते हैं, तुम सोचते हो कि चाबियां मैंने खोई है। नहीं, यह मैं नहीं थी। कहने के बजाय आप कहते हैं, तुम ऐसा सोचते हो। आप ध्यान तथ्य, चाबी खोने से हटाकर उसके इस तथ्य के प्रति अवधारणा पर केंद्रित कर देते हैं। आप उसकी वास्तविकता को चुनौती नहीं दे रहे हैं, आप बस उसे अपनी वास्तविकता से अलग कर रहे हैं। यह उसे आपको गैसलाइटिंग में खींचने का मौका नहीं देता, चूंकि आप विपरीत बात पर जोर नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल उसकी राय बता रहे हैं, इसलिए वह आपको खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह तकनीक उसके विरोधाभासी मांगों के साथ विशेष रूप से अच्छा काम करती है। सुबह वह कहता है, मुझे लाल रंग पसंद नहीं है। शाम को, तुम कभी कुछ चमकीला क्यों नहीं पहनती? जहां पहले आप इस पर भड़क जाते, वहीं अब आप शांति से कहते हैं, सुबह तुमने कहा था कि तुम्हें लाल रंग पसंद नहीं है। शाम को तुम पूछ रहे हो कि मैं चमकीला क्यों नहीं पहनती। मुझे इसमें विरोधाभास दिख रहा है। और फिर से चुप्पी। आप ना आरोप लगाते हैं, न ताना मारते हैं। आप बस एक कंप्यूटर की तरह दो असंगत तथ्यों को दर्ज करते हैं। यह उसकी प्रोग्रामिंग को बिगाड़ देता है। जब उसकी हेरफेर, मैनिपुलेशन काम नहीं करती और बस भागों में बिखर जाती है, तो उसे समझ नहीं आता कि कैसे प्रतिक्रिया दे। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात है,
भावनाओं की पूर्ण अनुपस्थिति। आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए जैसे आप मौसम का पूर्वानुमान पढ़ रहे हो। यह उसके शक्तिशाली हथियार को बच्चों के खेल में बदल देता है। रणनीति का 7वां चरण है वित्तीय और कानूनी तैयारी। यह बात भले ही बेजान और गैर रोमांटिक लगे, लेकिन यह आपकी आजादी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। नार्सिसिस्ट अक्सर पैसों और कानूनी दायित्वों का इस्तेमाल मुख्य नियंत्रण उपकरण के तौर पर करता है। वो सारे पारिवारिक वित्त को नियंत्रित कर सकता है, आपसे एक एक पैसे का हिसाब मांगता है। वो सारी संपत्ति अपने या अपनी मां के नाम करवा सकता है। वह आपको धमकी दे सकता है कि तलाक में वो बच्चों को आपसे छीन लेगा, क्योंकि उसके पास सबसे बेहतरीन वकील है। जब तक आप आर्थिक और कानूनी रूप से निर्भर है, आप उसके बंधक बने रहेंगे। इसलिए अपनी मानसिक और मनोवैज्ञानिक तैयारी के साथ साथ आपको इस क्षेत्र में भी शांत और योजनाबद्ध तैयारी शुरू करनी होगी। यह आपका विशेष गुप्त अभियान है। पहला कदम, अपना खुद का गुप्त वित्तीय भंडार बनाना शुरू करें। यह हर तनख्वाह से बचाई गई छोटी रकम हो सकती है, या किसी ऐसी छोटी मोटी कमाई से आया पैसा जिसके बारे में उसे पता न हो। एक ऐसा बैंक खाता खोले जिसके बारे में वो न जानता हो। यह आपका सुरक्षा कवच है, जो सही समय आने पर आपको बाहर निकलने की हिम्मत देगा। थोड़ी सी रकम भी बड़ा आत्मविश्वास देती है। दूसरा कदम, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा करें। आपके व्यक्तिगत दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र, बच्चों के दस्तावेज, संपत्ति के कागजात और विवाह प्रमाण पत्र, इनकी प्रतियां बनाइए और उन्हें घर से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दें, जैसे माता पिता के पास, किसी भरोसेमंद दोस्त के पास या बैंक लॉकर में। जब आप छोड़ने का फैसला करेंगी, तो आपके पास खोजबीन करने का समय नहीं होगा। तीसरा कदम, यदि स्थिति गंभीर है और आपकी साझा संपत्ति या बच्चे हैं, तो किसी वकील से परामर्श के लिए समय निकालें, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए, ताकि आप अपने अधिकार समझ सकें। तलाक होने पर आपको कानूनी रूप से क्या मिलेगा, बच्चों की कस्टडी का क्या होगा, ज्ञान ही शक्ति है। नार्सिसिस्ट आपको मनगढ़ंत कानूनों और अपनी पहुंच प्रभाव से डराएगा, लेकिन जब आपको अपने अधिकार ठीक से मालूम होंगे, तो उसकी धमकियां बेअसर हो जाएंगी। चौथा कदम, अगर आप काम नहीं कर रही हैं या अनौपचारिक रूप से काम करती है, तो वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते तलाशना शुरू करें। अपना रिज्यूमे अपडेट करें, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स करें, नौकरी ढूंढना शुरू करें। भले ही आप कल ही जाने का इरादा न रखती हो, लेकिन यह तथ्य कि आप खुद को आर्थिक रूप से संभाल सकती है, आपकी आंतरिक स्थिति को पूरी तरह बदल देगा। आप याचक नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी पार्टनर बन जाती है जो किसी भी समय उठकर जा सकती है। यह सारी तैयारी अत्यंत गोपनीयता में की जानी चाहिए। नार्सिसिस्ट को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। आप अपनी भूमिका निभाती रहे, लेकिन साथ ही दुश्मन के ठिकाने में बैठे जासूस की तरह आप आजादी और पीछे हटने का अपना रास्ता तैयार कर रही है। यह आपको स्थिति पर नियंत्रण और शक्ति की एक अद्भुत भावना प्रदान करेगा। ब्लैक होल तरीके का 8वां पहलू है अपनी सेहत और शरीर पर ध्यान देना। नार्सिसिस्टिक अब्यूज महज मानसिक यातना नहीं है, यह धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से आपके शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। आप जिस लगातार तनाव में जी रहे हैं, वह कोई हवाई बात नहीं है। यह असल में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे खास हार्मोन है, जो 24 घंटे आपके खून में दौड़ते रहते हैं। यह हार्मोनल कॉकटेल कई तरह की शारीरिक समस्याओं को जन्म देता है, जैसे नींद की दिक्कतें, पाचन तंत्र की खराबी, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस भी कहते हैं, लगातार सिर दर्द, मांसपेशियों में जकड़न, कमजोर इम्यूनिटी, त्वचा संबंधी समस्याएं और बालों का झड़ना। आपका शरीर आपको मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन आप रिश्ते को ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ना, ठीक होने और अपनी शक्ति वापस पाने की तरफ एक सबसे जरूरी कदम है।
शुरुआत सबसे जरूरी चीज से करें, यानी नींद से। नार्सिसिस्ट अक्सर अपने शिकार की नींद खराब करते हैं। वे रात में झगड़े शुरू करते हैं या आधी रात को बातचीत के बहाने आपको जगा देते हैं। नींद आपकी एक बुनियादी जरूरत है। हर हाल में अपने सोने के रूटीन को ठीक करें। अगर जरूरी हो तो सिर दर्द का बहाना करके दूसरे कमरे में सोए। नींद पूरी न होने से आप आसानी से मैनिपुलेशन का शिकार बन जाती है। आगे है पोषण। तनाव की स्थिति में लोग या तो खाना छोड़ देते हैं या फिर अपनी भावनाओं को जंक फूड से खाने लगते हैं। अब होशपूर्वक खाना शुरू करें। वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आप अपने शरीर को जरूरी संसाधन दे सके। यह खुद की देखभाल का एक तरीका है। तीसरा तत्व है गति या मूवमेंट। आपको ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं बनाने हैं, बस एक साधारण रोजाना की सैर से शुरुआत करें। 30 से 40 मिनट ताजा हवा में चलना चमत्कार कर सकता है। शारीरिक गतिविधि स्ट्रेस हार्मोन को बर्न करने और एंडोर्फिन यानी खुशी के हार्मोन को रिलीज करने में मदद करती है। योगा, डांस, स्विमिंग, जो भी आपको खुशी दे उसे ढूंढें। मूवमेंट के जरिए आप तनाव और ट्रॉमा को अपने शरीर से झाड़कर बाहर निकाल देती है। अपने सांस लेने के तरीके पर ध्यान दें। तनाव के पलों में हम उथली सांसें लेने लगते हैं या उन्हें रोक लेते हैं। दिन में कुछ बार यह साधारण एक्सरसाइज करें। 4 काउंट तक धीरे धीरे सांस अंदर ले, 4 काउंट तक रोके और फिर 8 काउंट तक धीरे धीरे बाहर निकाले। यह तुरंत आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आपको शांत होने में मदद करता है। शरीर की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, यह आपकी सीधी जिम्मेदारी है। आप यह जंग नहीं जीत पाएंगी अगर आपका मुख्य सिपाही यानी आपका शरीर थका हुआ और बीमार होगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बहाल करके आप अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संकेत भेजती है। मैं जीवन चुनती हूं, मैं खुद को चुनती हूं, और यह आंतरिक शक्ति बाहरी रूप से भी महसूस की जाएगी। 9वां कदम है व्यक्तिगत सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन और उनकी पुनर्स्थापना। व्यक्तिगत सीमाओं की बात सुनकर अक्सर लगता है कि यह बहुत घिसा पिटा विषय है, लेकिन जब बात नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते की हो तो इसका महत्व जीवन रक्षक हो जाता है। नार्सिसिस्ट सिर्फ आपकी सीमाएं तोड़ता नहीं है, बल्कि वह उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट कर देता है। वह आपको यह विश्वास दिला देता है कि आपके पास अपनी राय, अपना निजी समय, अपने रहस्य या ना कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप एक अलग इंसान नहीं रहते, आप बस उसका विस्तार बन जाते हैं, उसकी जरूरतें पूरी करने वाली एक इकाई। सीमाओं को फिर से स्थापित करना एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया है, जो युद्ध के बाद किसी बर्बाद हुए देश को फिर से बनाने जैसी है। शुरुआत हमेशा छोटी चीजों से करनी होगी, उन बातों से जो आपको मामूली लगती है। उदाहरण के लिए, अपने निजी स्थान से शुरुआत करें। अगर वह बिना दरवाजा खटखटाए बाथरूम में घुस आता है, तो शांत और भावरहित तरीके से कहे, अंदर आने से पहले कृपया दरवाजा खटखटाए। निश्चित रूप से वह इसे अनदेखा करेगा या आपका मजाक उड़ाएगा, लेकिन आपको हर बार यही दोहराना है, बिना गुस्सा किए, एक समान, धीमी आवाज में, बिल्कुल तोते की तरह। आपका लक्ष्य उसे बदलना नहीं है, बल्कि खुद को यह सिखाना है कि आपको बंद दरवाजे का अधिकार है। दूसरा उदाहरण है आपका समय। अगर वह दिन में 100 बार आपको काम पर फोन करता है, तो आप कह सकती हैं, मैं अभी काम पर हूं, मैं आपको लंच ब्रेक में फोन करूंगी। और लंच ब्रेक से पहले फोन न उठाए। वह भड़क उठेगा, वह आप पर लापरवाह होने का आरोप लगाएगा, लेकिन आपको डटे रहना होगा। आपको 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे कठिन सीमा है भावनात्मक सीमा। आपको उसकी उन कोशिशों को ना कहना सीखना होगा जिनके जरिए वह आपको अपने एहसासों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहता है। जब वह कहता है, तुमने मुझे नाराज कर दिया, तो पहले आप माफी मांगने लगती थी और सफाई देती थी। अब आप सिर्फ इतना कह सकती है, मुझे अफसोस है कि तुम परेशान हो। बस इतना ही। आप उसकी भावना को स्वीकार करती हैं, लेकिन उसका दोष नहीं लेती। उसकी भावनाएं उसकी जिम्मेदारी है। वह एक वयस्क है
और उसे खुद ही इनसे निपटना होगा। यह समझना बहुत जरूरी है। नार्सिसिस्ट के सामने सीमाएं बनाते हुए आप उसे सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है। आप यह सब सिर्फ अपने लिए कर रही है। हर कायम की गई सीमा आत्मसम्मान का एक प्रमाण है। यह ऐसा है जैसे आप अपने अंदर की आवाज से कह रही है, देखो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। मैं अब तुम्हें और ज्यादा इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा अपराधबोध महसूस होगा, क्योंकि उसने आपको यह सिखा दिया है कि आपकी कोई भी जरूरत सिर्फ स्वार्थ है। लेकिन धीरे धीरे आपको एक अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस होगी। आप यह याद करना शुरू कर देंगी कि किसी की परछाई बनने के बजाय एक स्वतंत्र व्यक्ति होना कैसा लगता है। ब्लैक होल रणनीति का 10वां और सबसे निर्णायक मोड़, टर्निंग पॉइंट, यह है कि आप समझे जाने की आवश्यकता को पूरी तरह त्याग दें। इंसान की सबसे गहरी जरूरतों में से एक है समझा जाना, खासकर अपनों द्वारा। और नार्सिसिस्ट इसी जरूरत का फायदा बहुत चालाकी से उठाता है। आप घंटों, दिनों, सालों तक उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। आप शब्द चुनते हैं, उदाहरण देते हैं, तर्क और भावनाओं का सहारा लेते हैं। आप चाहते हैं कि वह आखिरकार इस स्थिति को आपकी नजरों से देखे, महसूस करे कि वह आपको कितना दर्द दे रहा है। मगर हर बार आपको हार मिलती है। आपके स्पष्टीकरणों, एक्सप्लेनेशंस को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। आपकी भावनाओं को महत्वहीन बता दिया जाता है और बातचीत हमेशा इस नतीजे पर खत्म होती है कि दोषी फिर से आप ही है। आपको इस क्रूर सच्चाई को स्वीकार करना होगा, वह आपको कभी नहीं समझेगा। और यह इसलिए नहीं कि वह समझ नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह समझना नहीं चाहता। आपको समझना उसके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर वह आपकी पीड़ा को समझेगा और स्वीकार करेगा, तो उसे मानना पड़ेगा कि वह उस दर्द का स्रोत है, यानी वह बुरा है, और यह उसके नाजुक अहंकार, फ्रेजाइल ईगो के लिए असहनीय है। उसके लिए आपको नासमझ, बात बात पर चिल्लाने वाली या अत्यधिक संवेदनशील मानना ज्यादा आसान और सुविधाजनक है। इससे वह अपनी मासूम पीड़ित वाली छवि को बनाए रख पाता है। इसलिए आपका काम है इस लड़ाई को पूरी तरह से छोड़ देना। समझाना बंद करे, सफाई देना बंद करे, उसकी आंखों में समझ तलाशना बंद करे। यह बिल्ली को सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, समझाने जैसा है। यह सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। जब वह अगली बार आपको किसी बेतुकी बात का दोषी ठहराए, तो आपका मानक उत्तर यह होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, या मैं समझती हूं कि आप इस स्थिति को ऐसे देखते हैं, और बस। आप उससे सहमत नहीं हो रहे हैं, आप बस यह पुष्टि कर रहे हैं कि उसकी आवाज की तरंगें आपके कानों तक पहुंच गई है। अब आप उसकी विकृत वास्तविकता, डिस्टॉर्टेड रियलिटी को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। उसे अपनी बनाई हुई दुनिया में जीने दे, जहां वह हीरो है और आप विलेन है। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी वास्तविकता आपकी है। इसे मान्य करने के लिए आपको उसकी सहमति या पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। यह कदम आपकी विशाल ऊर्जा को मुक्त करता है। जरा सोचिए, आप इन अंतहीन झगड़ों और स्पष्टीकरणों पर कितनी शक्ति बर्बाद कर रहे थे। अब आप इस सारी ऊर्जा को खुद पर लगा सकती हैं, अपने काम पर, अपने शौक पर, अपने स्वास्थ्य और उपचार, हीलिंग पर। समझे जाने की आवश्यकता को छोड़ना नार्सिसिस्ट से अंतिम मनोवैज्ञानिक अलगाव, साइकोलॉजिकल सेपरेशन का कार्य है। आप स्वीकार करते हैं कि आप दो अलग दुनियाएं हैं, दो अलग ब्रह्मांड जो कभी नहीं मिलेंगे, और यह बिल्कुल सामान्य है। यह आपको उसके विकृत आईने की तरफ देखे बिना बस खुद होने की आजादी देता है। 11वां कदम है दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। जी हां, आपने सही सुना। आपको एक नार्सिसिस्ट के साथ अपनी जिंदगी के हर पल का लेखा जोखा रखना होगा। आखिर क्यों? इसका मुख्य कारण है गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग हेरफेर, मैनिपुलेशन का सबसे कपटपूर्ण और विनाशकारी रूप है। नार्सिसिस्ट जानबूझकर आपको आपकी अपनी याददाश्त, आपके सही बोध, परसेप्शन और आपकी मानसिक समझदारी पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। वे खुले, जाहिर तथ्यों को भी नकार देंगे। वे कहेंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, तुम सब मनगढ़ंत बातें बना रही हो।
तुम छोटी सी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही हो। धीरे धीरे आपको सच में लगने लगता है कि आप पागल हो रहे हैं। आपकी हकीकत डामाडोल हो जाती है। आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। दस्तावेजीकरण ही सच्चाई में आपका लंगर, एंकर है जो आपको डूबने से बचाएगा। एक गोपनीय डायरी बनाई, फोन में पासवर्ड से सुरक्षित नोट्स रखें या किसी अलग ईमेल आईडी से खुद को मेल भेजें। हर महत्वपूर्ण घटना, चाहे वह झगड़ा हो, हेरफेर हो या अपमान, के बाद जो हुआ उसे दर्ज करें। इसे बिना किसी ज्यादा भावना के तथ्यात्मक, फैक्चुअली रखें। तारीख, समय, जगह, उसने क्या कहा, अगर हो सके तो शब्दशः, आपने क्या जवाब दिया और आपको कैसा महसूस हुआ। उदाहरण के लिए, 10 अक्टूबर रात 10 बजे 22 वास रसोई में, मैंने कहा कि मैं थक गई हूं। उसने जवाब दिया कि मैं एक आलसी, स्वार्थी इंसान हूं जो कुछ नहीं करती। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे लगा जैसे मैं किसी काम की नहीं हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद जब आप अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा पढ़ेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। पहला, आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। आप देखेंगे कि एक ही तरह की चालाकी बार बार दोहराई जा रही है। यह अचानक गुस्से का विस्फोट नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। दूसरा, जब वह अगली बार आपसे कहेगा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, आप अपनी डायरी खोलकर खुद को यकीन दिला सकते हैं कि हां, ऐसा हुआ था। यह उसे आपके आत्मविश्वास को दोबारा हिलाने नहीं देगा। आपको पता होगा कि आप पागल नहीं हैं, आपके पास सबूत है। तीसरा, ये रिकॉर्ड आपके लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा बनेंगे जब आप जाने के लिए तैयार होंगे। शुगर शो यानी लुभाने वाले दौर के दौरान जब नार्सिसिस्ट फिर से आदर्श बन जाता है, तो आपको सब कुछ भूलकर उसे एक और मौका देने का लालच हो सकता है। ऐसे वक्त में अपनी डायरी खोलें, आंसू, अपमान और डर की उन घटनाओं को दोबारा पढ़ें। यह आपको तुरंत होश में लाएगा और याद दिलाएगा कि आपने यह फैसला क्यों लिया था। यह डायरी आपकी निजी काली किताब है। यह आपके शोषण, अब्यूज का क्या किस्सा की या क्या किसी का एक वस्तुनिष्ठ इतिहास है। भविष्य में अगर मामला कस्टडी या संपत्ति के बंटवारे के लिए अदालत तक जाता है, तो ये रिकॉर्ड, खासकर अगर इन्हें चैट के स्क्रीनशॉट या ऑडियो रिकॉर्डिंग, अपने देश में इसकी कानूनी वैधता जरूर जांच ले, से मजबूती दी जाए, एक बड़ा और ठोस तर्क बन सकते हैं। अपने इस नरक का इतिहास लिखना शुरू करें। यह आपकी मानसिक स्थिरता बनाए रखने और इससे बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। ब्लैक होल मेथड का 12वां हिस्सा है अपराध बोध, गिल्ट को पूरी तरह से त्याग देना। गिल्ट ही वह मुख्य हथियार है जिसके दम पर कोई भी नार्सिसिस्ट आपको नियंत्रित करता है। इसे आप में पैदा करने में वह उस्ताद होता है। आप हर चीज के लिए दोषी होंगे, उसके खराब मूड के लिए, काम पर उसकी असफलताओं के लिए, खिड़की के बाहर हो रही बारिश के लिए, या फिर इसलिए कि सूप पर्याप्त गर्म नहीं है। वह आहें भरेगा, आंखें घुमाएगा और घंटों चुप बैठा रहेगा ताकि आप अंदाजा लगाती रहे, मैंने क्या गलती कर दी। और आप, एक संवेदनशील व्यक्ति, एम्पैथ होने के नाते, जिसे जिम्मेदारी लेने की आदत है, खुद में झांकना शुरू कर देंगी, अपनी गलती ढूंढेंगी और आप उसे ढूंढ ही लेंगी, भले ही वह मौजूद न हो। आप उस चीज के लिए भी माफी मांगना शुरू कर देंगी जो आपने की ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप इस मौन दंड या निष्क्रिय आक्रामकता, पैसिव अग्रेशन की यातना को खत्म कर सकें। आपको समझना होगा, यह आपकी गलती नहीं है, यह उसकी रणनीति है। वह अपने अंदर के खालीपन और निकम्मेपन की जिम्मेदारी आप पर थोप रहा है। उसे एक बलि का बकरा चाहिए ताकि उसे खुद से सामना न करना पड़े। इसलिए आपको इस अपराध बोध को दुम से पकड़कर इसका विश्लेषण करना सीखना होगा। जब आपको फिर से वह जानी पहचानी चुभन महसूस हो, तो रुकिए और खुद से पूछिए, मैं किस बात के लिए अपराधी महसूस कर रही हूं? क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है, या वह चाहता है कि मैं ऐसा सोचूं? वास्तविक जिम्मेदारी और थोपे गए अपराध बोध में अंतर समझिए। अगर आपने सच में कोई गलती की है, उदाहरण के लिए कोई जरूरी काम भूल गई, तो आप आराम से कह सकती है, हां, मैं भूल गई, ये मेरी गलती है।
लेकिन अगर आप पर अपनी सहेली से मिलने की इच्छा से उसे दुखी करने का आरोप लगाया जाता है, तो यह सरासर हेरफेर, मैनिपुलेशन है। आपका काम है इस उपहार को मानसिक रूप से उसे वापस कर देना। कल्पना कीजिए कि आप उस अपराध बोध को उठा रही हैं जो उसने आप पर थोपा है, और धीरे से उसके कंधों पर वापस रखते हुए कह रही है, यह तुम्हारा है, इससे खुद निपटो। नार्सिसिस्ट सबसे ज्यादा अपराध बोध तब पैदा करेगा जब आप उससे दूर होना या रिश्ता खत्म करना शुरू करेंगी। वह कहेगा कि आप परिवार बर्बाद कर रही हैं, बच्चों को पिता से दूर कर रही है, कि वह आपके बिना खो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा या आत्महत्या तक कर लेगा। यह हेरफेर की पराकाष्ठा है। याद रखें, आप केवल अपनी जिंदगी और अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, और अपने नाबालिग बच्चों की खुशी के लिए। आप किसी दूसरे वयस्क व्यक्ति की जिंदगी और खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं है। वह आपसे पहले भी जी रहा था और आपके बाद भी जी लेगा। उसकी धमकियां केवल ब्लैकमेल है। अपराध बोध से मुक्ति भारी बेड़ियां उतारने जैसा है। अचानक आपको एहसास होता है कि आपको अपनी जिंदगी जीने, अपने फैसले लेने और अपने हितों को प्राथमिकता देने का पूरा हक है। और यह स्वार्थ, ईगोइज्म नहीं है। यह एक स्वस्थ आत्मसम्मान है। जीत की ओर आपका 13वां कदम है प्रतिक्रिया न देने, नॉट रिएक्टिंग की कला में महारत हासिल करना। यह भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट से गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसे एक अलग बिंदु के रूप में पेश कर रहा हूं, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ आपकी आंतरिक मनोदशा से नहीं, बल्कि विशिष्ट और ठोस कार्यों से है। नार्सिसिस्ट आपको लगातार उकसाता रहेगा। वह आपके सामने कई तरह के हुक, यानी कांटे फेंकेगा, चुभने वाली बातें, व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां, अस्पष्ट तारीफें या निष्क्रिय आक्रामक कमेंट्स। उसका एकमात्र लक्ष्य है आपको फंसाना और आपसे किसी भी तरह की प्रतिक्रिया लेना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य चीज है आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि यही सिद्ध करता है कि वह अब भी आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। आपका काम है इन कांटों को निगलना नहीं। कल्पना कीजिए कि आप मछली हैं और वह मछुआरा। वह चारा फेंकता है। आप उसे देखते हैं, लेकिन बस उसके पास से होकर आगे बढ़ जाते हैं। व्यवहार में यह कैसा दिखता है? वह कहता है, ओह, आपने यह ड्रेस पहनी है? यह एक दिलचस्प चुनाव है। पहले आप बेचैन होकर पूछ बैठते, क्या हुआ? इसमें क्या खराबी है? और बस, आप फंस गए। बात शुरू हो जाती है आपके खराब स्वाद पर, या यह कि आपका वजन बढ़ गया है इत्यादि। अब आप क्या करेंगे? या तो आप चुपचाप मुस्कुरा देंगे, जैसे उसने आपकी तारीफ की हो, या फिर आप बिल्कुल तटस्थ, न्यूट्रल होकर कहेंगे, हां, यह वही ड्रेस है, और तुरंत बात किसी और विषय पर मोड़ देंगे। वैसे, क्या आप ब्रेड लाना नहीं भूले? आप उस उकसावे को सीधे सीधे अनदेखा कर देते हैं। इसमें जबरदस्त आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है। अंदर से आप भले ही खौल रहे हों, लेकिन बाहर से आपको ऐसे शांत रहना है जैसे बिना हवा के शांत झील की सतह। एक और उदाहरण, जब वह आप में ईर्ष्या जगाने की कोशिश करता है, वह अचानक किसी नई आकर्षक सहकर्मी, कॉलीग के बारे में बता सकता है, या रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए फोन पर मैसेज कर सकता है। पहले आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते, अब आप पूरी तरह से उदासीनता, इंडिफरेंस दिखाते हैं। आप अपने काम में लगे रहते हैं, फिल्म देखते हैं, किताब पढ़ते हैं। आप उसे दिखाते हैं कि उसकी ये चालें अब आप पर काम नहीं करती। उसके पास अब आपको फंसाने के लिए कुछ नहीं बचा। प्रतिक्रिया न देना ही नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ी सजा है। यह उसके सारे प्रयासों को बेकार कर देता है। यह ऐसा है जैसे कोई कलाकार खाली हॉल में परफॉर्म कर रहा हो। उसका भव्य नाटक, उसकी साजिशें, उसके ड्रामे, अगर कोई दर्शक न हो तो सब बेमानी हो जाता है। शुरुआत में वह उकसावों को और बढ़ाएगा। आपकी कवच को तोड़ने के लिए वो और भी ज्यादा अपमानजनक बातें कहेगा। यह उसकी, नार्सिसिस्ट की तड़प है। उसे विश्वास नहीं होगा कि उसका जादू अब काम क्यों नहीं कर रहा। आपका काम है डटे रहना,
अपने अंदर उस टेफ्लॉन जैसी सतह को विकसित कीजिए जिस पर उसके सारे वार फिसल जाए। और याद रखिए, आपकी खामोशी और उदासीनता कमजोरी की निशानी नहीं है। इस मामले में यह आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह एक ऐसी कानफोड़ू खामोशी, डेफनिंग साइलेंस, है जो किसी भी चीख से ज्यादा जोर से कहती है, मेरे लिए अब आपका कोई महत्व नहीं है। हमारी रणनीति का 14वां कदम यह है कि नार्सिसिस्ट से बदला लेने या उसे सबक सिखाने की किसी भी कोशिश पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। जब आपको इस बात का एहसास होने लगता है कि आप कितने बड़े धोखे और अपमान का शिकार हुए हैं, तो बदला लेने की इच्छा होना स्वाभाविक है। आपका दिल चाहेगा कि वह भी उसी दर्द को महसूस करे जिससे आप गुजरे हैं। आप चाहेंगे कि उसे सबके सामने बेनकाब कर दे, उसका नकाब उतार दे और दुनिया को उसका असली चेहरा दिखा दे। ये एक मानवीय और समझने लायक इच्छा है। लेकिन ध्यान दें, यह एक और जाल है जो उसने आपके लिए अनजाने में बिछाया है। क्यों? क्योंकि बदले की कोई भी कोशिश एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। आप फिर से अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपना समय उस पर बर्बाद कर रहे हैं। आप फिर से उसके खेल में उतर रहे हैं, और वह भी उसके ही नियमों पर। नार्सिसिस्ट साजिशों और पर्दे के पीछे की लड़ाइयों का उस्ताद होता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी यही किया है। आप एक शौकिया खिलाड़ी हैं जो उसके मैदान पर एक पेशेवर से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी हार निश्चित है। वह सब कुछ इस तरह घुमा देगा कि आप ही फिर से दोषी साबित होंगे। आपके बेनकाब करने की कोशिशों को वह एक ठुकराई हुई महिला या पुरुष का झूठा आरोप और बदला बताएगा। वह खुद को आपकी असामान्य हरकतों का शिकार बनाकर पेश करेगा। वह आपके खिलाफ आपके साझा दोस्तों और रिश्तेदारों को भड़काएगा, जिन्हें फ्लाइंग मंकीज कहा जाता है, और वे उस पर विश्वास करेंगे क्योंकि एक अच्छा आदमी होने का उसका मुखौटा बहुत ही विश्वसनीय होता है। नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा बदला है आपकी पूर्ण बेरुखी और आपकी व्यक्तिगत सफलता। जब आप उसे छोड़कर अपनी खुशहाल जिंदगी बनाते हैं, तो यह उसके अहंकार पर सबसे जबरदस्त वार करता है। यह उसे साबित कर देता है कि वह आपकी दुनिया का केंद्र नहीं था, और यह भी कि आप उसकी महान उपस्थिति के बिना भी खुश रह सकते हैं। यह बात उसके लिए असहनीय होती है। इसलिए वह सारी ऊर्जा जो आप बदला लेने में लगाना चाहते थे, उसे अपनी ओर मोड़ दे। उसे अपने करियर, अपने स्वास्थ्य, नए रिश्तों और अपने शौकों में निवेश करे। आप इतने सफल और खुश हो जाइए कि आपकी जिंदगी अपने आप में उसके लिए एक खामोश ताना बन जाए। वह आपको सोशल मीडिया पर ट्रैक करेगा। वह आपके बारे में साझा जानकारों से पूछता रहेगा, और तस्वीरों में आपकी हर सफलता, आपकी हर मुस्कान उसके जख्मों पर नमक की तरह होगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी तरह जी। यही सबसे शानदार और सबसे प्रभावी बदला है। उसके साथ सीधे टकराव या इल्जामों की लड़ाई में उलझने की कोई भी कोशिश आपकी निश्चित हार है, और एक बार फिर आप स्वेच्छा से उसे अपना संसाधन दे देंगे। उस ट्रॉल को मत खिलाओ। बस स्टेज से हट जाइए और अपना खुद का नाटक शुरू कीजिए, जिसके मुख्य किरदार आप हैं। 15वां कदम है ट्रॉमा बॉन्डिंग, यानी दर्दनाक लगाव को समझना और इसे तोड़ना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल पहलू है, जो बताता है कि जब आप दिमाग से सब कुछ जानते हैं, तब भी नार्सिसिस्ट को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग असल में शोषण करने वाले अब्यूजर पर एक बायोकेमिकल लत है, जो ड्रग्स की लत जैसी होती है। यह बनती कैसे है? यह आदर्शीकरण, अवमूल्यन, त्याग, आइडियलाइजेशन, डिवैल्यूएशन, डिस्कार्ड के लगातार दोहराए जाने वाले चक्र से बनती है। आदर्शीकरण के चरण में, जिसे शुगर शो कहा जाता है, नार्सिसिस्ट आपको भरपूर प्यार और प्रशंसा से भर देता है। आपका दिमाग खुशी के हार्मोन डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन बनाता है, और आप परमानंद महसूस करते हैं। फिर अवमूल्यन का चरण आता है, और वह आपसे यह सब छीन लेता है। आपको ऐसी तड़प होती है जैसी किसी नशेड़ी को खुराक न मिलने पर होती है। आप उस बेहतरीन एहसास को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब वह आपको फिर से थोड़ी सी भी मोहब्बत
या सराहना देता है तो आपके दिमाग को वह बहुप्रतीक्षित डोज मिल जाती है और यह चक्र पक्का हो जाता है। इसके अलावा तनावपूर्ण स्थितियों, झगड़ों, स्कैंडलों में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। स्ट्रेस हार्मोन और खुशी के हार्मोन का यह कॉकटेल एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत जहरीला बंधन बनाता है। आप उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि इन भावनात्मक उतार चढ़ावों पर निर्भर हो जाते हैं। निरंतर आतंक, डर की पृष्ठभूमि में शांति और खुशी के पल आपको बहुत ज्यादा चमकीले लगते हैं। आप यातना रुकने पर मिली राहत को प्यार समझने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई आपको हथौड़े से सिर पर मार रहा हो और फिर 1 मिनट के लिए रुक जाए। आप असीम शांति महसूस करेंगे और इस ब्रेक के लिए अपने उत्पीड़क के आभारी होंगे। इस बंधन को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इसके काम करने के तरीके को समझना होगा। पहचानिए कि यह प्यार नहीं, बल्कि लत है। आप उससे प्यार नहीं करते, बल्कि आप उस डोपामाइन पर निर्भर है जो वह आपको समय समय पर देता है। दूसरी बात, आपको विथड्रॉल के लिए तैयार रहना होगा। जब आप दूर जाने या दूरी बनाने का फैसला करेंगे, तो आपका शरीर अपनी पुरानी डोज मांगेगा। आपको असहनीय उदासी महसूस होगी। आप अतीत को आदर्श बनाएंगे और सिर्फ अच्छे पल याद करेंगे। इस समय टूटकर वापस जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको बुरे अनुभवों को दर्ज करने वाली एक डायरी चाहिए। उसे दोबारा पढ़िए, अपनी सहेली को फोन लगाइए, टहलने जाइए। इस दौर से उबरने के लिए कुछ भी कीजिए। हर बार यह तड़प कम होती जाएगी। तीसरी बात, आपको डोपामाइन पाने के स्वस्थ तरीके खोजने होंगे, जैसे खेलकूद, शौक, दोस्तों से बात करना या काम में लक्ष्य हासिल करना। आपको अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि वह जहरीले उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि सामान्य स्वस्थ चीजों से खुशी हासिल करे। ट्रॉमा बॉन्डिंग को तोड़ना एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें महीनों लग सकते हैं। अपने प्रति धैर्यवान और दयालु रहे। आप कमजोर नहीं हैं, आपको बस जहर दिया गया था और अब आप डिटॉक्स, विषहरण के द्वार से गुजर रहे हैं। इस रणनीति का 16वां चरण गायब होने की तैयारी है, जिसे हम संपूर्ण संपर्क विच्छेद, कंप्लीट नो कांटेक्ट भी कहते हैं। यह आपकी अब तक की पूरी मेहनत का चरम बिंदु और अंतिम लक्ष्य है। इससे पहले आपने जो कुछ भी किया, अपनी सीमाएं तय की, पैसे बचाए, अपनी बाहरी दुनिया बनाई, वो सब इस अंतिम कार्य की तैयारी थी। नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार, नार्सिसिस्टिक अब्यूज से मुक्ति का एकमात्र 100% इलाज संपूर्ण संपर्क विच्छेद ही है। इसका मतलब है संपर्क के सभी रास्ते पूरी तरह और हमेशा के लिए बंद कर देना। उसका फोन नंबर ब्लॉक करना, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करना, ईमेल ब्लॉक करना। उन जगहों पर जाने से बचें जहां आपका उससे सामना हो सकता है। साझे दोस्तों से साफ कह दें कि वे उसकी तरफ से आपको कोई भी जानकारी न दें। आपको उसकी नजरों से पूरी तरह गायब हो जाना है। यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक संपर्क की एक पतली सी डोर भी बची रहेगी, वह आपको खींचने की कोशिश करता रहेगा। वह आपको कभी माफी भरे संदेश भेजेगा, तो कभी धमकियां देगा। वह आपको जलाने के लिए सोशल मीडिया पर नई पार्टनर के साथ तस्वीरें पोस्ट करेगा। वह दोस्तों के माध्यम से बताएगा कि वह कितना परेशान है। ये सब आपको अपने खेल में वापस खींचने और आपसे संसाधन, रिसोर्स निकालने के तरीके हैं। भले ही आप जवाब न दें, लेकिन यदि आप उसके संदेश देखते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। संपूर्ण संपर्क विच्छेद एक जहरीले ट्यूमर को सर्जरी से काटकर अलग करने जैसा है। यह दर्दनाक है, लेकिन यह जान बचाता है। संरचित संपर्क की रणनीति। अगर आपके बच्चे साझे हैं, तो अफसोस, संपूर्ण संपर्क विच्छेद संभव नहीं है। इस स्थिति में संरचित संपर्क, स्ट्रक्चर्ड कॉन्टैक्ट की रणनीति अपनाई जाती है। आप केवल बच्चों से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। यह संपर्क केवल लिखित रूप में होगा, यानी ईमेल या तलाकशुदा माता-पिता के लिए बने विशेष ऐप के माध्यम से। आपकी बातचीत अत्यंत रूखी, पेशेवर और भावहीन होनी चाहिए, जैसे आप किसी सहकर्मी से बात कर रहे हो। कोई व्यक्तिगत बात नहीं, आपके रिश्ते पर कोई चर्चा नहीं। यदि वह आपको झगड़े में उलझाने की कोशिश करता है,
तो आप या तो उस हिस्से को अनदेखा कर दे या केवल यह लिखे, मैं सिर्फ बच्चे से मिलने के कार्यक्रम पर बात करने के लिए तैयार हूं। यह करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, लेकिन यह जरूरी है। संपर्क विच्छेद की तैयारी एक गंभीर कदम है। आपको इसके लिए मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। आपके पास एक योजना होनी चाहिए। आप कहां जाएंगे, कौन आपका समर्थन करेगा, पहले सबसे कठिन हफ्तों में आप क्या करेंगे। भावनाओं में बहकर बिना किसी योजना के कहीं भी निकल जाना ठीक नहीं है। एक नार्सिसिस्ट को छोड़ना कोई भावनात्मक आवेग नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित ऑपरेशन है। और जब आप इसे अंजाम देंगे, तो आपको न केवल दर्द और डर महसूस होगा, बल्कि आजादी का एक विशाल, मदहोश कर देने वाला एहसास भी होगा। आप लंबे समय बाद पहली बार खुलकर सांस ले पाएंगे। 17वां चरण, जो कि रिश्ते से बाहर निकलने के तुरंत बाद आता है, वह है फ्लाइंग मंकीज से मुकाबला। साइकोलॉजी में नार्सिसिस्ट के ऐसे सहयोगियों, जैसे दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी, को फ्लाइंग मंकीज कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल वह अपने हेरफेर, मैनिपुलेशन के लिए करता है। जब आप उससे दूर चले जाते हैं और सारे संपर्क तोड़ देते हैं, तब नार्सिसिस्ट सीधे आप तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में वह अपनी जासूसी नेटवर्क को सक्रिय कर देता है। वह आपको बदनाम करने की एक बड़ी मुहिम शुरू करेगा। वह हर किसी को बताएगा कि वह कितना दुखी है और आपने उसके साथ कितनी क्रूरता की है। वह झूठ बोलेगा, बातें घुमाएगा, खुद को पीड़ित, विक्टिम साबित करेगा और आपको राक्षस की तरह पेश करेगा। और बहुत से लोग उसकी बात पर विश्वास भी कर लेंगे, क्योंकि एक अच्छे इंसान की उसकी छवि बहुत विश्वसनीय, कन्विंसिंग होती है। इसके बाद ये फ्लाइंग मंकीज आप पर हमला करना शुरू करेंगे। वे अलग अलग मकसद से आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। पहला गुट आपको शर्मिंदा करने और समझाने की कोशिश करेगा, जैसे, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वह तुमसे इतना प्यार करता है, बच्चों के बारे में सोचो। वे आपके अंदर अपराध बोध, गिल्ट पैदा करने का दबाव डालेंगे। दूसरा गुट शांति दूत, पीसमेकर्स की भूमिका निभाएगा। आप दोनों समझदार लोग हैं, सुलह कर लो ना, वह कितना परेशान है। वे आपको वापस मिलाने की कोशिश करेंगे। तीसरा गुट जासूसी करेगा। वे दोस्ती का नाटक करके आपसे जानकारी निकलवाएंगे, जैसे, आप कैसी हैं, क्या चल रहा है, ताकि बाद में वे सारी जानकारी अपने मालिक यानी नार्सिसिस्ट को दे सके। इससे कैसे लड़े? सबसे पहले आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। जब आपके दोस्त माने जाने वाले लोग भी उसका पक्ष लेंगे, तो हैरान या उदास न हो। वे भी उसकी जड़ता है, बस वे इसे समझते नहीं हैं। दूसरा, आपको उनके सामने खुद को सही साबित करने या कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। किसी भी बहस में न पड़े। आप उन्हें मना नहीं पाएंगे। अगर आप उन्हें सच्चाई समझाने की कोशिश करेंगे, तो यह बस आपका गुस्सा माना जाएगा। आपकी सबसे अच्छी रणनीति है सूचनात्मक नाकेबंदी। उनके हर तरह के उपदेश पर आप केवल एक बार शांति से और दृढ़ता से जवाब दे सकती है, यह मेरा फैसला है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। और बस, अगर वे फिर भी बात करना जारी रखते हैं, तो आप बस उनसे बात करना बंद कर दे, उनके नंबर ब्लॉक कर दे, उन्हें सोशल मीडिया से हटा दे। हां, हो सकता है कि आप अपने कुछ दोस्तों को खो दें। यह दर्दनाक है, लेकिन यह एक जरूरी सफाई है। जो लोग इतनी आसानी से नार्सिसिस्ट के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं और उसके हाथ में हथियार बन जाते हैं, वे सच्चे दोस्त नहीं होते। समय के साथ आपका साथ बदल जाएगा। नए लोग आएंगे जो आपके असली रूप की कद्र करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। और फ्लाइंग मंकीज की वह पुरानी टुकड़ी आपके पूर्व साथी के साथ ही रह जाएगी। हो सकता है कि उनमें से कोई भविष्य में खुद नार्सिसिस्ट का अगला शिकार बने, और शायद तब उन्हें आपकी बात समझ आए। लेकिन वह आपकी समस्या नहीं होगी। 18वां कदम या चरण शोक और दुख का द्वार है। नार्सिसिस्टिक दुर्व्यवहार, शोषण के कई शिकार आजाद होने के बाद तुरंत खुशी और राहत की उम्मीद करते हैं। राहत निश्चित रूप से मिलती है, लेकिन इसके तुरंत बाद अक्सर भारी और परस्पर विरोधी भावनाओं की एक लहर आती है। आपको खालीपन, उदासी, गुस्सा या निराशा, अपाठी
महसूस हो सकती है और ये पूरी तरह से सामान्य है। आपको खुद को इस दौर से गुजरने की अनुमति देनी होगी। आप किसी असली इंसान के लिए शोक नहीं मना रहे हैं। आप एक साथ कई चीजों के लिए शोक मना रहे हैं। सबसे पहले, आप उस भ्रम, इल्यूजन और सपने के लिए दुखी हैं जो आपके पास शुरुआत में था। आप उस भविष्य का शोक मना रहे हैं जो आपने अपने लिए बुना था, लेकिन जो झूठ साबित हुआ। आप अपनी उम्मीद को अलविदा कह रहे हैं। दूसरा, आप उस स्वयं खुद के लिए शोक मना रहे हैं जो आप इन रिश्तों से पहले थे। उस खुशमिजाज, भरोसेमंद, खुले दिल वाले व्यक्ति के लिए जिसे इस दुर्व्यवहार ने एक चिंतित और थका हुआ इंसान बना दिया है। आप अपनी खोई हुई मासूमियत का शोक मना रहे हैं। तीसरा, आप बर्बाद हुए समय के लिए दुखी है, उन महीनों और अक्सर सालों के लिए जो आपने इन विनाशकारी रिश्तों पर खर्च कर दिए। ये वो समय है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। खुद को रोने दे, गुस्सा करने दे, खुद को कुछ न करने दे, बस छत को देखते हुए लेटे रहे। इन भावनाओं को नए रिश्तों, शराब या काम में डुबोने की कोशिश न करें। आपको इन्हें पूरी तरह से जीना होगा, गहराई तक महसूस करना होगा, ताकि ये हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये एक शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया की तरह है। आपका शरीर और मन जमा हुए जर से छुटकारा पा रहे हैं। इस दौरान समर्थन, सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास ऐसे दोस्त या रिश्तेदार हैं जो आपको समझते हैं, तो उन पर निर्भर रहे। मदद मांगने में शर्माए नहीं। अगर ऐसा समर्थन नहीं है या वो काफी नहीं है, तो सबसे अच्छा विकल्प है एक मनोचिकित्सक, साइकोथेरेपिस्ट से मिलना जो नार्सिसिस्टिक हिंसा के शिकार लोगों के साथ काम करने में माहिर हो। एक पेशेवर आपको इन भावनाओं को सुरक्षित माहौल में जीने में मदद करेगा और ठीक होने के लिए जरूरी उपकरण, टूल्स देगा। याद रखें, शोक इस बात का संकेत नहीं है कि आपने गलत फैसला लिया है, बल्कि यह संकेत है कि आपका उपचार, हीलिंग शुरू हो गया है। आपने आखिरकार उस सारे दर्द को महसूस करने की अनुमति दी है जिसे आप नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए इतने लंबे समय से दबा रहे थे। और इस अंधेरी सुरंग से गुजरने के बाद आप निश्चित रूप से प्रकाश की ओर निकलेंगे। हीलिंग की प्रक्रिया का 19वां चरण, जो सीधे तौर पर शोक, जीएचएचएम से जुड़ा है, वह है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी से निपटना। बहुत लोग इस बात को नहीं समझते कि नार्सिसिस्ट के साथ किसी अपमानजनक या शोषक रिश्ते में लंबे समय तक रहना अक्सर कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी या सीपीटीएसडी को जन्म देता है। यह जरूरी नहीं कि युद्ध के दिग्गजों को होने वाले पीटीएसडी जैसा हो, लेकिन इसका तंत्र, मैकेनिज्म काफी हद तक समान होता है। आपकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम लगातार सतर्कता की स्थिति में रहा है। आप एक तरह से बारूदी सुरंग पर जी रहे थे। आपको कभी पता नहीं होता था कि अगला धमाका कब और कहां होगा। और यहां तक कि उस युद्ध क्षेत्र को छोड़ दीशने के बाद भी आपका नर्वस सिस्टम लड्ढो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में ही काम करता रहता है। सीपीटीएसडी के लक्षण क्या है? इसमें दर्दनाक घटनाओं की बार बार आने वाली यादें, फ्लैशबैक शामिल हो सकती हैं। बुरे सपने आना, अत्यधिक चिंता, एंग्जाइटी, हमेशा खतरे का एहसास होना, जोर की आवाज से चौंक जाना, भावनात्मक सुन्नता, इमोशनल नंबनेस, खुशी महसूस न कर पाना, एकाग्रता, कंसंट्रेशन और याददाश्त की समस्याएं, दुनिया और बाकी लोगों से कटा हुआ महसूस करना, सब पर अविश्वास करना, और जाहिर है वो शारीरिक लक्षण, सोमैटिक मैनिफेस्टेशन, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यदि आप खुद को इस विवरण में पहचानते हैं, तो जान लीजिए, आप पागल नहीं हो रहे हैं। यह असामान्य परिस्थितियों के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया है। आपकी मानसिक सेहत को गहरा आघात पहुंचा है और उसे ठीक होने के लिए समय और मदद चाहिए। इसके साथ क्या करना है? सबसे पहले, यह स्वीकार करें कि यह एक गंभीर स्थिति है जिस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। इसे यह कहकर टाल न दें कि बस हिम्मत रखो या खुद को संभाल लो। यह इच्छा शक्ति, विल पावर का सवाल नहीं है। यह मस्तिष्क की बायोकेमिस्ट्री और तंत्रिका तंत्र के कार्य करने के तरीके से जुड़ा है। दूसरी बात,
यहां किसी विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट की मदद अत्यंत आवश्यक है। मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी, खासकर ईएमडीआर, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग या सोमेटिक थेरेपी जैसे तरीके आघात, ट्रॉमा पर काम करने में बहुत प्रभावी है। वे दर्दनाक यादों को प्रोसेस करने और अत्यधिक सक्रिय तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करते हैं। तीसरी बात, आपको आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन की तकनीकें सीखनी होंगी, जैसे सांस लेने के अभ्यास, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ये आपको यहां और अभी की स्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण वापस पाने और चिंता के जाल से बाहर निकलने में मदद करते हैं। अपने शरीर की देखभाल, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, यहां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी नींद, सही पोषण और हल्का शारीरिक व्यायाम, यह सब तंत्रिका तंत्र को संतुलन में लाने में मदद करता है। ट्रॉमा पर काम करना एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ स्प्रिंट नहीं। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, बुरे दिन भी होंगे, यह सामान्य है। मुख्य बात यह है कि आप खुद के प्रति प्यार और दया रखते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे। आप एक जंग में जीवित रहे हैं, अब आपका काम दुनिया में जीना सीखना है। सर्वाइवल से आगे बढ़कर असल में जीना शुरू करने का 20वां कदम है अपनी पहचान को फिर से खोजना और उसे स्थापित करना। आप कौन हैं? आपको क्या पसंद है? आपके सपने क्या हैं? इतने सालों तक एक नार्सिसिस्ट के साथ रहने के बाद हो सकता है कि आप इन सवालों का जवाब न दे पाए। आपकी पहचान मिटा दी गई है, घुला दी गई है या बदल दी गई है। आप उसकी इच्छाओं, उसके मूड और उसके बनाए नियमों का आईना बनकर रह गए थे। आप वही संगीत सुनते थे जिसे वह पसंद करता था। आप वही फिल्में देखते थे जो वह चुनता था। आपने वही सपने देखे जिसे वह सही मानता था। अब समय आ गया है कि आप खुद से फिर से मिलें। यह एक रोमांचक लेकिन कभी-कभी डराने वाला सफर हो सकता है। सरल चीजों से शुरुआत करें या याद करने की कोशिश करें कि उससे मिलने से पहले बचपन में आपको क्या करना पसंद था। क्या आप पेंटिंग करती थीं, नाचना पसंद करती थी या पहेलियां पजल्स हल करती थी? इसे फिर से करके देखें, परिणाम के लिए नहीं बल्कि उस प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, प्रयोग करना शुरू करें। बाजार जाकर अपने लिए उस रंग के कपड़े खरीदें जिसकी वह हमेशा आलोचना करता था, लेकिन जो आपको चोरी छिपे पसंद था। रेस्टोरेंट में वह डिश ऑर्डर करे जो आपने कभी नहीं खाई। रेडियो ऑन करे और वह स्टेशन ढूंढे जिसका संगीत आपको अंदर से छूता है। यह पुरातात्विक खुदाई, आर्कियोलॉजिकल डिग जैसा है। आप अपने सच्चे स्व, ट्रू सेल्फ तक पहुंचने के लिए थोपे गए विचारों और पसंद की परतों को एक एक करके हटा रही है। एक खुशियों की डायरी बनाना शुरू करें। हर शाम उसमें 3 से 5 चीजें लिखें जिन्होंने आपको दिन भर में खुशी दी। यह कोई बड़ी बात भी हो सकती है या सिर्फ छोटी सी चीज, जैसे स्वादिष्ट कॉफी, किसी राहगीर की मुस्कान या कोई खूबसूरत गाना। यह अभ्यास आपको फिर से अच्छी चीजों पर ध्यान देना और यह समझना सिखाएगा कि असल में आपको किस चीज से खुशी मिलती है। इस बात के लिए तैयार रहे कि कुछ चीजें जिन्हें आप अपनी मानती थी वे थोपी हुई निकलेंगी और इसके विपरीत कुछ बातें अनपेक्षित तरीके से सामने आएंगी। यह ट्रायल एंड एरर आजमाकर देखने की प्रक्रिया है। बदलने से डरे नहीं। हो सकता है आप यह पाएं कि आप वह इंसान बिल्कुल नहीं हैं जो आप खुद को मानती थी, और यह अद्भुत है। आप अपने पिछले स्वरूप में वापस नहीं जा रही है। आप अपना एक नया, अधिक समझदार, अधिक मजबूत और अधिक प्रामाणिक संस्करण वर्जन बना रही है। एक ऐसी आप जो आग से गुजर कर भी बच निकली है, और यह नई आप जानने और प्यार पाने के काबिल है। सबसे पहले खुद आपसे। 21वां कदम है स्वस्थ गुस्से को पहचानना और उससे सीखना। हमारे समाज में गुस्से को अक्सर एक बुरी भावना माना जाता है जिसे दबा देना चाहिए। यह बात महिलाओं पर खास तौर पर लागू होती है जिन्हें बचपन से ही शांत, प्यारी और एडजस्टेबल रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। नार्सिसिस्ट या अहंकारी व्यक्ति इस बात का पूरा फायदा उठाता है।
वह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपका गुस्सा केवल आपकी हिस्टीरिया या अनुचित व्यवहार की निशानी है। जब भी आप खुद को बचाने या अपनी नाराजगी व्यक्त करने की कोशिश करते थे, तो वह या तो पलटकर आप पर हमला करता था या आपको पागलपन का इल्जाम देता था। नतीजतन आपने गुस्सा करना ही छोड़ दिया। आप अपने गुस्से से डरने लगे। आप इसे दबाते रहे और यह आत्मपीड़न, खुद को कोसना, बीमारियां या निष्क्रिय आक्रामकता, पैसिव अग्रेशन में बदल गया। अब आपको गुस्से पर अपना अधिकार वापस पाना होगा। स्वस्थ गुस्सा कोई भयंकर क्रोध या तबाही मचाने की इच्छा नहीं है। यह आपके मन, साइकी की सबसे जरूरी संकेत प्रणाली है। यह आपका अंदरूनी प्रहरी है जो कहता है, ध्यान दे, मेरी सीमाओं को तोड़ा जा रहा है, मेरे मूल्य खतरे में है। यह खुद की रक्षा करने और जरूरी बदलाव लाने के लिए ऊर्जा देता है। स्वस्थ गुस्से को कैसे सीखें? पहला कदम, इसे वैध बना दे। खुद से कहे, जब मेरे साथ अन्याय होता है तो मुझे गुस्सा करने का पूरा हक है। मेरा गुस्सा आना सामान्य है। इस भावना के लिए खुद को दोषी मानना बंद करें। दूसरा कदम, इसे पहचानना सीखें। गुस्सा अक्सर चिड़चिड़ाहट, नाराजगी, सिरदर्द या सब कुछ छोड़ देने की इच्छा के रूप में छिप जाता है। इन स्थितियों पर नजर रखना शुरू करें और खुद से पूछें, क्या असल में मुझे अभी गुस्सा आ रहा है? किस बात पर या किस व्यक्ति पर? तीसरा कदम, गुस्से को व्यक्त करने के सुरक्षित तरीके खोजें। इसे अंदर जमा नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरों पर चिल्लाना भी हल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप तकिया पीट सकते हैं। आप गाड़ी में या जंगल में जोर से चिल्ला सकते हैं। आप उस व्यक्ति को एक गुस्से भरा खत लिख सकते हैं जिसे आप कभी भेजेंगे नहीं, और फिर उसे जला सकते हैं। आप तेज शारीरिक व्यायाम, दौड़ना, बॉक्सिंग, डांस के माध्यम से ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये तरीके गुस्से के साथ आने वाले शारीरिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। चौथा कदम, गुस्से की ऊर्जा को रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करना सीखें। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब आपको गुस्सा आता है तो खुद से पूछे, यह मुझे मेरी कौन सी अधूरी जरूरत के बारे में बता रहा है? अपनी सीमाओं की रक्षा करने और स्थिति को बदलने के लिए मैं क्या कर सकती हूं? उदाहरण के लिए, अगर आप उस सहकर्मी पर गुस्सा है जो लगातार अपना काम आप पर डाल रहा है, तो यही गुस्से की ऊर्जा आपको उसके पास जाने और दृढ़ता से कहने में मदद कर सकती है, नहीं, मैं यह नहीं करूंगा, करूंगी, यह तुम्हारा काम है। स्वस्थ गुस्सा आपकी ताकत है। यह सकारात्मक बदलावों के लिए ईंधन है। इसे एक बार वापस पा लेने के बाद आप फिर कभी किसी को भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन दंडहीनता से नहीं करने देंगे। 22वां कदम है अपनी भावनात्मक समझ विकसित करना और खतरे के संकेतों, रेड फ्लैग्स को पहचानना। किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते से बाहर निकलने के बाद कई पीड़ित नए रिश्तों से घबराहट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे अब कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें डर है कि वे फिर से गलती करेंगे, फिर से किसी चालाक व्यक्ति, मैनिपुलेटर के जाल में फंस जाएंगे। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन यह आपको पूरी तरह से अकेलापन, आइसोलेशन दे सकता है। इससे बाहर निकलने का रास्ता खुद को दुनिया से दूर करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक आंतरिक रडार विकसित करना है जो आपको शुरुआती चरणों में ही टॉक्सिक लोगों को पहचानने में मदद करेगा। आपको पहले ही एक बहुत दर्दनाक लेकिन बहुत ही असरदार टीका, वैक्सीन लग चुका है। अब आपका काम है अपने अनुभव का विश्लेषण करना और रेड फ्लैग्स की एक सूची बनाना। रिश्ते की शुरुआत में आपको किन बातों ने सचेत किया था, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया? बैठिए और उन्हें लिख डालिए। ये कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत तेजी से नजदीकी बढ़ाना, जिसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरी मुलाकात के बाद ही आपसे हमेशा के प्यार, बच्चों और साथ बुढ़ापा बिताने की बात करे, यह रोमांटिक नहीं है, यह खतरे का निशान है। इसमें आपकी सीमाओं का अनादर शामिल हो सकता है, जैसे देर से आना, बिन मांगी सलाह देना या आपके फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करना।
या अन्य लोगों के प्रति उसका बुरा व्यवहार हो सकता है, जैसे वेटर के साथ, अपने पिछले पार्टनर्स के साथ जो हमेशा पागल थे, या अपने माता पिता के साथ भी। जो इंसान दूसरों का सम्मान नहीं करता, वह देर सवेर आपका सम्मान करना भी बंद कर देगा। इसमें पीड़ित बनने का नाटक करना शामिल हो सकता है, जीवन की, अन्याय की, या इस बात की लगातार शिकायतें करना कि उसे कोई नहीं समझता। इसमें जिम्मेदारी न लेने की अक्षमता भी शामिल हो सकती है। उसकी समस्याओं के लिए हमेशा कोई और ही जिम्मेदार होता है। यह सूची आपकी व्यक्तिगत चेकलिस्ट बन जाएगी, और जब आप अगली डेट पर जाएंगे, तो आप सिर्फ बातचीत का आनंद ही नहीं लेंगे, बल्कि अवचेतन रूप से, सबकॉन्शियसली, अपने साथी में इन संकेतों की उपस्थिति को भी स्कैन करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सन की पैरानॉइड बन जाना है, लेकिन यदि आपको ऐसे 3-4 संकेत मिलते हैं, तो यह गंभीर चेतावनी है कि आपको सावधान रहना चाहिए और रिश्ते को तेजी से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। भावनात्मक समझ विकसित करना, आपकी सहज ज्ञान, इंट्यूशन, और अपने शरीर को सुनने की क्षमता भी है। याद कीजिए, नार्सिसिस्ट की उपस्थिति में आपके शरीर ने जरूर आपको संकेत दिए होंगे। पेट में कुछ सिकुड़ जाता था, या एक बिना समझाए तनाव पैदा होता था। आपने बस इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आपका दिमाग कहता था, अरे, सब ठीक तो है। अपने शरीर पर भरोसा करना सीखें। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ असहज महसूस करते हैं, भले ही आप यह न बता पाएं कि क्यों, तो भी यह सतर्क रहने का पर्याप्त कारण है। आपका अनुभव, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न रहा हो, वह आपकी सुपर पावर है। इसने आपको वह सिखाया है जो किसी किताब में नहीं सिखाया जाता। भविष्य में केवल स्वस्थ और सुरक्षित रिश्ते बनाने के लिए इस शक्ति का उपयोग करें। 23वां कदम है एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, यानी समर्थन प्रणाली का निर्माण करना। नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी रणनीति यही होती है कि वह अपने शिकार को पूरी तरह से अलग थलग कर दे। वह आपको दोस्तों से काट देता है, रिश्तेदारों से झगड़े करवा देता है, ताकि आप पूरी तरह से सिर्फ उसी पर निर्भर हो जाए और वही आपकी दुनिया बन जाए। जब आप ऐसे रिश्ते से बाहर निकलते हैं, तो आप खुद को एक गहरे खालीपन, वैक्यूम में पाते हैं, और यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है। यही अकेलापन आपको वापस उस अब्यूजर की बाहों में धकेल सकता है, क्योंकि कभी-कभी पूरी तरह से अकेले रहने से बेहतर हमें जहरीला रिश्ता भी लगने लगता है। इसलिए एक नई और स्वस्थ सपोर्ट प्रणाली बनाना आपके लिए जीवनदायिनी है। तो इस प्रणाली में क्या-क्या शामिल होना चाहिए? सबसे पहले है आपके पुराने दोस्त और रिश्तेदार, जिनसे शायद आपका संपर्क टूट गया हो। पहला कदम उठाने से बिल्कुल न डरे। उन्हें फोन करें या मैसेज करें, उन्हें अपनी स्थिति समझाएं, लेकिन ध्यान रहे, न तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल्स दें और न ही किसी पर इल्जाम लगाएं। बस इतना कहे कि आप एक मुश्किल स्थिति में थे और आपको उनके समर्थन की सख्त जरूरत है। सच्चे दोस्त आपकी बात जरूर समझेंगे और आपका साथ देंगे। दूसरी चीज है, नए लोगों से मिलना जुलना। किसी इंटरेस्ट क्लब को ज्वाइन करें, कोई कोर्स ले, या स्वयं सेवा वॉलंटियरिंग शुरू करें। ऐसे लोगों को खोजें जिनके साथ आपके मूल्य और शौक मिलते हो। तुरंत गहरे दोस्त बनाने का लक्ष्य न रखें, बस लोगों से बात करें, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएं। यह आपको समाज का एक हिस्सा महसूस करने में मदद करेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है नार्सिसिस्टिक अब्यूज के शिकार लोगों के लिए बने सपोर्ट ग्रुप्स। ये ग्रुप्स आपको ऑनलाइन या अपने शहर में भी मिल सकते हैं। उन लोगों के साथ बात करना अनमोल है, जो ठीक उसी दर्द और तकलीफ से गुजरे हैं जिससे आप गुजरे हैं। आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे आपको इशारे मात्र से ही समझ जाएंगे। आप देखेंगे कि आप अपनी परेशानी में अकेले नहीं हैं। आप अपने दर्द को साझा कर सकते हैं, समर्थन पा सकते हैं, और समय आने पर खुद भी दूसरों का समर्थन करना शुरू कर सकते हैं। यह एक अविश्वसनीय शक्ति और उपचार का एहसास देता है। चौथी चीज, आपकी सपोर्ट सिस्टम में एक पेशेवर व्यक्ति जरूर शामिल होना चाहिए, यानी एक साइकोथेरेपिस्ट। दोस्त आपकी बात सुन सकते हैं और सहानुभूति दिखा सकते हैं,
लेकिन वे आपको ट्रॉमा से निपटने के लिए जरूरी पेशेवर उपकरण नहीं दे सकते। एक थेरेपिस्ट ही आपके उपचार, हीलिंग के रास्ते का सही मार्गदर्शक, गाइड होता है। और अंत में, आपकी सपोर्ट प्रणाली आप खुद है। आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना होगा। मुश्किल समय में खुद को सहारा देना सीखिए। अपनी छोटी छोटी सफलताओं के लिए खुद की तारीफ कीजिए। अपनी गलतियों और कमजोरियों को माफ कीजिए। आपका मुख्य आधार, आपकी मुख्य ताकत आपके अंदर है। सपोर्ट सिस्टम में बाकी सब लोग बस एक अतिरिक्त मदद, बोनस है। मदद मांगने से कभी न डरे। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, यह ताकत और जागरूकता, अवेयरनेस की निशानी है। 24वां कदम है क्षमा, फॉरगिवनेस। और यहां हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है। मैं जिस क्षमा की बात कर रहा हूं, उसका नार्सिसिस्ट को माफ करने से कोई लेना देना नहीं है। आपको उसे माफ नहीं करना चाहिए। उसे माफ करने का मतलब होगा यह कहना कि तुमने जो कुछ भी किया वह ठीक था और मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं रखती। लेकिन वह ठीक नहीं था। वह तो अत्याचार, अब्यूज था। अब्यूजर को माफ करना आपके दुख और पीड़ा को कमजोर करता है और उस स्थिति के दोहराव का दरवाजा खोल देता है। बात हो रही है खुद को माफ करने की। यह हीलिंग, ठीक होने की प्रक्रिया का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी चरण है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के शिकार लोग अक्सर शर्म और अपराध बोध, गिल्ट से भरे होते हैं। आप खुद को दोष देते हैं कि आपने उसे तुरंत पहचाना नहीं, कि आपने इजाजत दी कि कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करे, कि आपने इतने साल बर्बाद कर दिए, कि आप पहले चले क्यों नहीं गए। आपका यह आंतरिक आलोचक, इंटरनल क्रिटिक, किसी भी नार्सिसिस्ट से ज्यादा निर्दयी हो सकता है। आपको कुछ बातें समझनी और स्वीकार करनी होंगी। पहली बात, आपकी कोई गलती नहीं है। आप इस स्थिति में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि आप मूर्ख या कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक सहानुभूतिपूर्ण, एम्पैथेटिक, भरोसेमंद और दयालु व्यक्ति हैं। नार्सिसिस्ट अपने शिकार में इन्हीं गुणों को ढूंढते हैं। उसने आपको चुना क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। उसने आपके सर्वोत्तम गुणों का फायदा उठाया। दूसरी बात, आप पहले जा नहीं सकते थे। उस समय आपके पास जितनी समझ और साधन थे, आपने उनसे हर संभव प्रयास किया। ट्रॉमा बॉन्डिंग, गैसलाइटिंग और आइसोलेशन आइसोलेशन नियंत्रण के बहुत शक्तिशाली हथियार है। इस सिस्टम से बाहर निकलना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है। आप तब निकले जब आप निकल सकते थे, और यह अपने आप में एक बहादुरी का काम है। तीसरी बात, आपको अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना होगा, कि आपने उस पर भरोसा किया, कि आपने उम्मीद रखी, कि आप वापस लौट गए। ये गलतियां नहीं थीं, यह आपकी यात्रा थी, आपका अनुभव था। हाँ, यह दर्दनाक था, लेकिन इसने आपको ज्यादा समझदार और मजबूत बनाया है। खुद को माफ करने का मतलब है कि आप अपने प्रति वही करुणा, कंपैशन रखें जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के प्रति रखते, अगर वह ऐसी ही स्थिति में फंस जाता। आप उसे दोष नहीं देते, है ना? आप उसे गले लगाकर कहेंगे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम शिकार बने थे और तुम बहुत बहादुर हो कि तुम बाहर निकल आए। यही शब्द खुद से कहिए। शीशे में अपनी परछाई को देखिए और कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुमने हर वह कोशिश की जो तुम कर सकते थे, सकती थी। अब हम अलग तरीके से झेंगे। यह क्षमा आपके ऊपर से शर्म का भारी बोझ हटा देती है और सच्चे आत्म प्रेम, सेल्फ लव का रास्ता खोलती है। 25वां कदम है अपने जीवन के लिए नए लक्ष्य और नए उद्देश्य बनाना। नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में रहते हुए आपकी पूरी जिंदगी का सार एक ही मकसद में सिमट गया था, उनकी सेवा करना और बस किसी तरह जीवित रहने की कोशिश करना। आपके सपने, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके सारे प्लान या तो पीछे धकेल दिए गए थे या फिर पूरी तरह खत्म कर दिए गए थे। आपका मुख्य प्रोजेक्ट वो थे। अब जब वे आपकी जिंदगी में नहीं हैं, तो एक गहरा खालीपन, एग्जिस्टेंशियल वॉइड महसूस हो सकता है। आपको भ्रम हो सकता है। आप सोच सकते हैं, अब क्या? मैं किसके लिए जीऊं?
और यह एहसास होना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन इस खालीपन में अपार संभावनाएं छिपी है। अब आप अपनी जिंदगी को उन उद्देश्यों से भर सकते हैं जिन्हें आप खुद चुनेंगे। यह आपके लिए अपने सपनों की जिंदगी बनाने का मौका है, बिना किसी और की राय या मंजूरी की परवाह किए। शुरुआत कहां से करें? अपनी इच्छाओं की पड़ताल से शुरू करें। एक कागज लें और अपनी 100 चाहतों, आई वॉन्ट्स को लिखें। यह मत सोचिए कि यह यथार्थवादी है या नहीं। बस जो मन में आए लिखते जाइए। मैं आइसक्रीम खाना चाहता, चाहती हूं। मैं पेरिस जाना चाहता, चाहती हूं। मैं गिटार बजाना सीखना चाहता, चाहती हूं। मुझे एक कुत्ता पालना है। मुझे नौकरी बदलनी है। मुझे एक किताब लिखनी है। यह सूची आपकी इच्छाओं का मैप बन जाएगी। इसे देखिए। इसमें से क्या आप आज या इस हफ्ते कर सकते हैं? आइसक्रीम खाना? बहुत बढ़िया, तुरंत कीजिए। ये छोटी छोटी पूरी हुई चाहते आपको जिंदगी का स्वाद लौटाना शुरू कर देंगी। इसके बाद बड़े और ग्लोबल लक्ष्यों को देखिए। वह क्या है जो आपको सचमुच उत्साहित करता है? हो सकता है आपने हमेशा अपने छोटे व्यवसाय का सपना देखा हो, या घूमने का, या दूसरों की मदद करने का। एक या दो बड़े लक्ष्य चुनिए और छोटे छोटे कदमों से उनकी तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। बड़े लक्ष्य को छोटे, स्पष्ट और आसान कार्यों में बांट दीजिए। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की यह प्रक्रिया, जो कि किसी और का नहीं बल्कि आपका है, आपको ऊर्जा और उद्देश्य से भर देगी। यह समझना जरूरी है कि आपके जीवन का नया उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ा नहीं होना चाहिए। यह लालच बहुत बड़ा होता है कि तुरंत कोई नया रिश्ता ढूंढा जाए और उसे अपना नया प्रोजेक्ट बना लिया जाए। यह रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आप जोखिम उठाते हैं कि आप फिर से वही गलतियां दोहराएंगे। निकट भविष्य के लिए आपका मुख्य प्रोजेक्ट सिर्फ आप है। आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपका विकास, आपके शौक। जब आप एक संपूर्ण, आत्मनिर्भर और दिलचस्प इंसान बन जाएंगे, जो अपना भरा पूरा जीवन जी रहा है, तब स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते आपकी जिंदगी में अपने आप आएंगे, एक प्यारे से बोनस की तरह, न कि आपके जीवन के उद्देश्य के एकमात्र स्रोत के रूप में। एक नया जीवन बनाना सबसे रचनात्मक और रोमांचक चरण है। आप अपनी कहानी के लेखक हैं, और अब आप इसे ठीक वैसे लिख सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। 26वां कदम है अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार करना। उपचार, हीलिंग। पर बहुत मेहनत करने के बाद यह एक स्वाभाविक प्रलोभन हो सकता है कि आप उस पूरे समय को अपनी जिंदगी से मिटा दें, उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाए। आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है कि आपने उस दर्द को सहन किया, और आप ऐसे दिखाना चाहेंगे जैसे वो साल कभी थे ही नहीं। लेकिन यह न केवल असंभव है, बल्कि यह हानिकारक भी है। आपका अतीत, चाहे वह जैसा भी रहा हो, आपका एक हिस्सा है। इसे नकारने की कोशिश करना अपनी बांह काट लेने जैसा है। इसमें आपकी बहुत ज्यादा ऊर्जा बर्बाद होती है, और यह आपके अंदर एक आंतरिक संघर्ष पैदा करता है। पूरी तरह से स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि आप उस चीज को सही मान रहे हैं जो आपके साथ हुई। इसका यह मतलब नहीं है कि वह अच्छा था। इसका मतलब बस यह है कि आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। हाँ, यह मेरे जीवन में हुआ था। यह एक भयानक और दर्दनाक अनुभव था, लेकिन यह था, और इसी अनुभव ने मुझे वह बनाया है जो मैं आज हूं। यह पीड़ित की नहीं, बल्कि ताकतवर की स्थिति है। मेरे साथ ही क्यों हुआ पूछने के बजाय आप पूछना शुरू करते हैं, यह किस लिए हुआ? मैंने इससे क्या सबक सीखा? मुझे क्या ज्ञान मिला? इस अनुभव ने मुझे और मजबूत कैसे बनाया? कोशिश करें कि आप उस अंधेरे दौर में कुछ उपहार ढूंढ पाए। उदाहरण के लिए, आपने लोगों को पहचानना सीखा होगा। आपने अपनी कद्र करना और अपनी सीमाएं तय करना सीखा होगा। आप दूसरों के दर्द के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए होंगे। आपने अपने अंदर वो ताकतें ढूंढ लीं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं थे। आप भ्रमों से मुक्त हुए और समझदार बने। जब आप अपने अनुभव को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह आपकी जीवनी में सिर्फ एक काला धब्बा नहीं रह जाता। यह आपका अनूठा संसाधन, आपकी प्रगति का स्रोत बन जाता है। आप उन सबकों के लिए
अपने अतीत का आभार भी व्यक्त कर सकते हैं जो इसने आपको दिए। यह दुर्व्यवहार करने वाले का आभार नहीं है, बल्कि यह जीवन का आभार है कि उसने आपको बेहतर और मजबूत बनने का अवसर दिया। पूरी तरह से स्वीकार करना खुद के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने जैसा है। आप अपने अतीत से लड़ना बंद कर देते हैं। आप उसे अपने जीवन की कहानी में शामिल कर लेते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो अतीत की आप पर कोई शक्ति नहीं रह जाती। वह अब हर याद के साथ आपको दुख नहीं पहुंचाता। वह बस आपकी किताब का एक अध्याय बन जाता है, जिसे आपने पलट दिया है और आगे बढ़ गए हैं, इस अनुभव से समृद्ध होकर। और तब आप अपनी कहानी पीड़ित की स्थिति से नहीं, बल्कि एक विजेता के दृष्टिकोण से सुना पाएंगे, जो कठिनाइयों से गुजरा और भी मजबूत होकर उभरा। 27वां कदम है स्वस्थ स्वार्थ, हेल्थी सेल्फिशनेस को अपनाना। हमारी संस्कृति में स्वार्थ शब्द को हमेशा नकारात्मक माना जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों के बारे में सोचो, चीजें बांटो और सबके लिए सुविधाजनक बनो। लेकिन नार्सिसिस्ट इसी बात को चरम पर ले जाता है। वह आपको यह यकीन दिला देता है कि अगर आपकी कोई भी जरूरत या इच्छा उसकी जरूरतों से मेल नहीं खाती, तो यह एक भयानक स्वार्थ है। इसका नतीजा यह होता है कि आप भूल ही जाते हैं कि आपको अपनी इच्छाएं रखने का भी हक है। आप बस इस सिद्धांत पर जीने लगते हैं, बस उसे खुश रखना है। स्वस्थ स्वार्थ उस चीज के ठीक विपरीत है जिसका आरोप नार्सिसिस्ट आप पर लगाता रहा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को कुचलकर आगे बढ़े या दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करें। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप अपनी जिंदगी में खुद को, अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को और अपने हितों को सबसे पहले रखें। यह समझना कि आप अपने लिए सबसे जरूरी इंसान हैं, यह अहंकार नहीं है, बल्कि यह आपकी बुनियादी मानसिक स्वच्छता है। यह व्यवहार में कैसे आता है? सबसे पहले आप बिना किसी अपराध बोध के ना कहना सीखते हैं। अगर आपसे कुछ ऐसा करने को कहा जाता है जो आपके लिए असुविधाजनक है, फायदेमंद नहीं है, या जिसे करने का आपका मन ही नहीं है, तो आपको मना करने का पूरा अधिकार है। आपको हर किसी को खुश रखने की जरूरत नहीं है। आप खुद के लिए समय और संसाधन निकालना शुरू करते हैं। ब्यूटिशियन के पास जाना, कोई नई किताब खरीदना या एक कप चाय के साथ शांति में 1 घंटा बिताना, ये विलासिता नहीं, बल्कि जरूरतें हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे अपनी कार में पेट्रोल भरवाना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप उन लोगों से दूरी बनाना शुरू करते हैं जो आपको अंदर से तोड़ते हैं, भले ही वे रिश्तेदार हों या पुराने दोस्त। अगर किसी से बात करने के बाद आप खुद को थका हुआ या खाली महसूस करते हैं, तो आपको उस संपर्क को कम करने या पूरी तरह से खत्म करने का अधिकार है। आपकी मानसिक शांति सामाजिक रिवाजों से ज्यादा जरूरी है। आप अपनी इच्छाओं को सुनना और उन्हें पूरा करना शुरू करते हैं, भले ही कोई उन्हें बेवकूफी भरी या गलत क्यों न समझे। क्या आप अपने बाल बैंगनी रंग में रंगना चाहते हैं? बिल्कुल जाइए और कीजिए। क्या आप नापसंद वाली नौकरी छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं? यह आपका हक है। स्वस्थ स्वार्थ को अपनाना, यह खुद को वापस पाना है। यह दुनिया से कहने जैसा है, नमस्ते, मैं यहां हूं और मेरी जरूरतें भी मायने रखती है। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है और आपके आसपास के लोग विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी सुविधाजनक और हर बात मानने वाली आदत पड़ चुकी है। लेकिन समय के साथ या तो वे आपकी इस नई स्थिति को स्वीकार कर लेंगे, या फिर वे अपने आप आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। और यही आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आपके पास सिर्फ वही लोग बचेंगे जो वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं और आपका सम्मान करते हैं। 28वां कदम है विश्वास की ओर लौटना। पहले खुद पर विश्वास करना और फिर दुनिया और बाकी लोगों पर। किसी नार्सिसिस्ट के साथ अनुभव के बाद यह विश्वास पूरी तरह से टूट चुका होता है। आप अपनी समझ पर, अपने फैसलों पर और यहां तक कि पार्टनर चुनने की अपनी क्षमता पर भी संदेह करने लगते हैं। आपको लगता है जैसे आपका आंतरिक कंपास,
इंटरनल कंपास हमेशा के लिए खराब हो गया है और ये दुनिया आपको शिकारियों और हेराफेरी करने वालों से भरी हुई एक खतरनाक जगह लगती है। ऐसे माहौल में जीना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए विश्वास को धीरे धीरे बहाल करना ठीक होने की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। शुरुआत खुद पर विश्वास करने से करनी होगी। यह कैसे करें? अपने आप से किए गए छोटे छोटे वादों को पूरा करके। क्या आपने खुद से वादा किया कि सुबह 10 मिनट पहले उठकर कसरत करेंगे? तो उठिए और कीजिए। क्या आपने सोशल मीडिया को बेकार में स्क्रॉल करने के बजाय शाम को किताब पढ़ने का वादा किया था? तो वो भी कीजिए। हर बार जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं, तो आप अपना आत्मसम्मान और अपनी बात पर अपना खुद का विश्वास मजबूत करते हैं। आप अपने अवचेतन मन से कहते हैं, देखो, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। मैं खुद को निराश नहीं करूंगा, करूंगी। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर दे, तो आप दूसरों पर विश्वास करने की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां सावधानी बहुत जरूरी है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको पहले की तरह ही हर किसी को तुरंत दे देना चाहिए। विश्वास कमाया जाना चाहिए। नए रिश्तों में धीमी आग, स्लो फायर का सिद्धांत अपनाएं। जल्दबाजी में किसी रिश्ते में न कूदें। इंसान को धीरे धीरे जानें। उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके कामों पर ध्यान दें। क्या उसके काम उसकी बातों से मेल खाते हैं? क्या वह छोटी छोटी बातों में भी भरोसेमंद है? क्या वह अपना वादा निभाता है? देखें कि वह दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वह मुश्किलों को कैसे सुलझाता है। जल्दी न करें। विश्वास को समय के साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। और याद रखें, अब आप वह भोली भाली शिकार नहीं है। आपके पास आपका अनुभव है और आपके पास रेड फ्लैग्स को पहचानने वाला आपका आंतरिक रडार है। आप अब हेरा फेरी को पहचानना जानते हैं। इसलिए आप खुली रह सकती है, लेकिन साथ ही सतर्क भी रह सकती है। विश्वास अंधापन नहीं है, यह एक सचेत फैसला है। आप यह विश्वास करना चुनते हैं कि दुनिया में अच्छे और सभ्य लोग मौजूद हैं, लेकिन साथ ही आप अपनी सीमाओं की जांच करने और उन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार भी रखते हैं। और जब आप ऐसे इंसान से मिलेंगे, तो आप उसके साथ ऐसे रिश्ते बना पाएंगे जो किसी मानसिक आघात से उपजी निर्भरता पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, ईमानदारी और सच्ची नजदीकी पर आधारित होंगे। और यही आपकी इस पूरी मुश्किल यात्रा का सबसे बड़ा इनाम होगा। 29वां, यानी मंजिल से ठीक पहले का यह कदम आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। यह कदम है अपने अनुभवों को ज्ञान में और शायद जीवन के एक बड़े उद्देश्य में बदल देना। ठीक होने की प्रक्रिया में एक ऐसा मोड़ आता है जब आप महसूस करते हैं कि अतीत का दर्द अब हल्का पड़ने लगा है। पुरानी यादें अब तीव्र प्रतिक्रिया नहीं देती। आप अपने अनुभवों के बारे में शांति से, बिना आंसू या गुस्से के बात कर पाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आघात, ट्रॉमा पर पूरी तरह से काम हो चुका है और वह आपके व्यक्तित्व में समाहित हो गया है। और अब आप अगला कदम उठा सकते हैं। अपने इस जख्म को केवल अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की ताकत का भी जरिया बनाना। यह कैसे होगा? आप अपनी कहानी बांटना शुरू कर सकते हैं। यह शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की मदद करने के लिए जो अभी इस रास्ते की शुरुआत में है। आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख सकते हैं, किसी संबंधित वीडियो के नीचे टिप्पणी, कमेंट कर सकते हैं, या सपोर्ट ग्रुप में एक मार्गदर्शक या बड्ढे साथी के रूप में शामिल हो सकते हैं। आप हैरान होंगे कि कितने लोग आपकी कहानी से जुड़ेंगे। आपका अनुभव किसी के लिए जीवन रेखा, एक संकेत बन सकता है कि वे अकेले नहीं हैं और इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। यदि आप अपने भीतर एक आह्वान, बुलावा महसूस करते हैं, तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी क्राइसिस सेंटर में वॉलंटियर बन सकते हैं। आप मनोविज्ञान की शिक्षा लेकर दुर्व्यवहार के पीड़ितों के साथ काम करने वाले विशेषज्ञ बन सकते हैं। आप इस विषय पर अपना ब्लॉग या चैनल शुरू कर सकते हैं। आप एक किताब लिख सकते हैं। ज्ञान से पुष्ट आपका व्यक्तिगत अनुभव आपकी सबसे बड़ी और अद्वितीय शक्ति बन जाएगा। आप लोगों से उन्हीं की भाषा में बात कर पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं उनकी जगह रह चुके हैं।
इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि दुर्व्यवहार अब्यूज से गुजरे हर व्यक्ति को दूसरों का उद्धारकर्ता बनना ही है। यह कोई दायित्व नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक स्वाभाविक जरूरत और जीवन का नया अर्थ बन जाता है। दूसरों की मदद करके आप खुद की भी मदद करते हैं और पीड़ित की भूमिका से हटकर एक विजेता के रूप में खुद को स्थापित करते हैं। आप अपने निजी नर्क को एक ऐसे उपकरण में बदल देते हैं जो दुनिया में और ज्यादा रोशनी और जागरूकता ला सकता है। यह उच्चतम स्तर का रूपांतरण है। आप अपने जीवन के सबसे अंधकारमय हिस्से को लेते हैं और उससे कुछ सुंदर तथा उपयोगी बनाते हैं। और इस क्षण आप महसूस करते हैं कि सब कुछ बेकार नहीं गया। आपकी पीड़ा का एक अर्थ था। यह सिर्फ एक व्यर्थ का कष्ट नहीं था, बल्कि वह कीमत थी जो आपने अपनी समझदारी, अपनी ताकत और दुनिया को बेहतर बनाने के अवसर के लिए चुकाई, भले ही यह बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हो। और अब हम पहुंच चुके हैं 30वें यानी आखिरी कदम पर। यह महज एक कदम नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जो आपकी नई सामान्यता बन जाती है। हम इसे संपूर्ण आत्मशक्ति या आत्मनिर्भर प्रभुत्व कह सकते हैं। यह वह स्थिति है जब आप अपनी जिंदगी की बागडोर हमेशा के लिए और पूरी तरह से वापस अपने हाथों में ले लेते हैं। आप अब पीड़ित नहीं हैं। आप अब केवल संघर्ष करके बचे रहने वाले नहीं हैं। आप अपनी वास्तविकता के रचयिता, निर्माता और मालिक हैं। इस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं? पहली बात, आपको नार्सिसिस्ट्स से अब डर नहीं लगता। आप उन्हें अच्छी तरह से भांप लेते हैं। उनके लुभाने या हेरफेर करने की कोशिशें आपके अंदर डर नहीं, बल्कि ऊब या दया की भावना पैदा करती है। आप एक अनुभवी बम विशेषज्ञ की तरह है, जो दूर से ही बारूदी सुरंगों को देख लेता है और बस किनारे से निकल जाता है। आप उनसे लड़ते नहीं, आप बस उनके खेल का हिस्सा नहीं बनते। दूसरी बात, आपकी खुशी और आत्मसम्मान बाहरी कारकों, खासकर किसी और की राय या उपस्थिति पर निर्भर नहीं करते। आप खुशी और समर्थन अपने भीतर पाते हैं। आप अपने साथ अकेले में भी खुश रहते हैं। आप स्वस्थ रिश्तों को महत्व देते हैं, लेकिन उनसे चिपके नहीं रहते। आप जानते हैं कि अगर आप अकेले भी रह गई, तो भी आप खुद को संभाल लेंगी। आपका ब्रह्मांड आपके अंदर है, न कि किसी और में। तीसरी बात, आप वर्तमान में जीते हैं। अतीत अब आपको परेशान नहीं करता। आपने उससे सबक सीखकर उसे छोड़ दिया है। भविष्य आपको डराता नहीं है। आप आत्मविश्वास के साथ उसमें देखते हैं। आप यहां और अभी के क्षण का आनंद लेते हैं। चौथी बात, आप अपने सच्चे मूल्यों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। आप ऐसी नौकरी चुनते हैं जो आपको केवल पैसा नहीं, बल्कि संतोष देती है। आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आपका विकास करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। आप वह करते हैं जिससे आपको प्यार है। आप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन जीते हैं। यह आत्मशक्ति कोई अंतिम पडिडढाव नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यह स्वयं के पक्ष में लिया गया एक निरंतर निर्णय है। यह आत्म प्रेम, अपनी सीमाओं के प्रति सम्मान और अपने मूल्यों के प्रति वफादारी का रोजाना अभ्यास है। और यही नार्सिसिस्ट पर असली जीत है। वास्तविक जीत उसे नष्ट करना नहीं है। वास्तविक जीत तो उसका आपकी जीवन प्रणाली से पूरी तरह से गायब हो जाना है। वह आपके लिए बस एक राहगीर बन जाता है, अतीत की एक परछाई जिस पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने उसे नहीं हराया, आपने खुद के उस हिस्से को हराया जिसने उसे आपको बर्बाद करने दिया था। आपने अपनी शक्ति वापस हासिल कर ली है, और यह वो जीत है जिसे आपसे अब कोई और कभी नहीं छीन सकता। तो आइए संक्षेप में सब कुछ दोहराते हैं। एक नार्सिसिस्ट को हराने का बस एक ही तरीका है, उसे बदलने, उससे बहस करने या उसे सबक सिखाने की कोशिश मत कीजिए। उसे हराने का एक ही रास्ता है, उसकी पूरी व्यवस्था, सिस्टम से बाहर निकल जाना। उसके लिए भावनात्मक, सूचनात्मक या किसी भी तरह के संसाधन सप्लाई का स्रोत बनना बंद कर दें। यह एक व्यापक रणनीति है जिसे हमने ब्लैक होल नाम दिया है। इसमें भ्रम को छोड़ना, बचावकर्ता की भूमिका को खत्म करना, एक सूचनात्मक परहेज,
इन्फोडाइट, भावनात्मक अलगाव, अपनी बाहरी दुनिया का निर्माण करना और अंत में पूरी तरह से संपर्क तोड़ देना, पूर्णतः नो कांटेक्ट शामिल है। यह एक लंबा और मुश्किल सफर है जिसके लिए हिम्मत और निरंतरता की जरूरत होती है। यह समस्या की पहचान से शुरू होकर दर्द और उपचार, हीलिंग से गुजरकर पूर्ण और संप्रभु स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग है। यह इस बारे में नहीं है कि उसे एक लड़ाई में कैसे हराया जाए। यह इस बारे में है कि युद्ध के मैदान को छोड़कर अपना एक सुंदर संसार बनाकर युद्ध को कैसे जीता जाए। एक ऐसा संसार जिसमें उसका कोई प्रवेश नहीं होगा। है ना, यह एक बहुत बड़ा बदलाव। आपकी जीत उसकी बर्बादी नहीं, बल्कि आपका विकास, फ्लरिशिंग है। इस लंबी और उम्मीद है कि उपयोगी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इसमें अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड्स को मिस न करें। और मैं कमेंट्स में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। बताए गए 30 कदमों में से कौन सा आपको सबसे मुश्किल या सबसे महत्वपूर्ण लगा? अपने विचार साझा करें। आपका अनुभव दूसरों की मदद कर सकता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है।